नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक और मैराथन क्लास, और वो मैराथन क्लास होने वाली है बायोटेक्नोलॉजी की। स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये लो भाई, इसकी भी बहुत डिमांड थी बच्चों की कि सर बायोटेक के ऊपर एक मैराथन क्लास हो जानी चाहिए। तो भाई आज वो डिमांड आप लोगों की कंप्लीट होने वाली है। तो कौन कौन तैयार है? मेरे हिसाब से सभी लोग तैयार हैं। हर एग्जाम में बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और बैठ जाइए कमर कस के। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उठना नहीं है। बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं इसी शब्द से। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो शब्द है बायोटेक्नोलॉजी, ये शब्द किसने दिया? ये शब्द देने वाले साइंटिस्ट हैं, या इस शब्द को सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था कार्ल इरिके ने। कार्ल इरिके, ध्यान रखिएगा, कार्ल इरिके को ही हम लोग फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। यह शब्द दिया गया था 1919 में। आपके काम की चीज, सबसे पहला पॉइंट IMP लगा दीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा समझ लेते हैं, होता क्या है ये बायोटेक्नोलॉजी। अब ध्यान से देखो, इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द तो है बायो और एक शब्द है इसके अंदर टेक्नोलॉजी। क्यों भाई? यही है, एक शब्द बायो है और एक शब्द इसके अंदर क्या है? टेक्नोलॉजी है। बायो का मतलब तो सभी जानते हैं, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायो का मतलब हो गया जी लाइफ। और सॉरी, और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया? टेक्नोलॉजी मतलब ऐसा कोई तरीका है, कोई नॉलेज है जिसको अप्लाई कर रहे हैं हम लोग अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, अपने प्रैक्टिकल यूज के लिए। अगर इसको प्रॉपर डिफाइन करें टेक्नोलॉजी को, तो क्या होता है? टेक्नोलॉजी मींस इट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर द प्रैक्टिकल यूज। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज का हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं फॉर द प्रैक्टिकल यूज, फॉर द प्रैक्टिकल यूज। यानी कि यहां पर लाइफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो लाइफ है, अब लाइफ फॉर्म किसी भी हो सकती है। लाइफ का मतलब यहां पर यह है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। काय में कर रहे हैं? किस चीज में हम लोग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी प्रोडक्ट को इंप्रूव करने में। टू प्रोड्यूस और टू इंप्रूव द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी भी प्रोडक्ट को इंप्रूव करने में हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही है बायोटेक्नोलॉजी। सच में सर, इसी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल इसी को कहा जाता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करो और उससे कोई प्रोडक्ट बनाओ या उससे कोई प्रोडक्ट इंप्रूव करो। सर ये तो बहुत सदियों से चला आ रहा है। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर दही, दही खाए हो आप लोग, सभी लोग खाए होंगे। सो दूध से दही बनाया जा रहा है, यानी दूध एक प्रोडक्ट हो गया, उससे दही बनाया जा रहा है। मतलब हमने उस प्रोडक्ट को और इंप्रूव कर दिया। दूध से पनीर बनाया जा रहा है, दूध से बटर बनाया जा रहा है, चीज बनाया जा रहा है। ये सब क्या है? तो मतलब ये सब तो भाई, अब जैसे दही से दही बन रहा है, दही के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हमने एक प्रोडक्ट को इंप्रूव कर दिया। तो क्या ये बायोटेक है? बिल्कुल सही जाना आपने, ये बायोटेक ही है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब खाली ये नहीं है कि DNA वगैरह को चेंज करना है। बायोटेक्नोलॉजी इसको भी बोलते हैं। अब वो तरीके अलग अलग हैं बायोटेक्नोलॉजी के, कि आप किस फील्ड में उसको अप्लाई कर रहे हो। बायोटेक्नोलॉजी की सिंपली अगर डेफिनेशन को समझे तो वो यही है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए, वो बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी कोई अभी की नई नई ब्रांच है, कोई एकदम से नया कुछ आ गया है। ये बहुत पुराना चला आ रहा है। इसकी स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की कई सारी स्टेजेस हैं, बहुत पहले से चला आ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि लगभग आज से 4000 8000 साल पहले से बायोटेक्नोलॉजी चला आ रहा है।
एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म का यानी कि जो स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाना तो हमने बहुत पहले से सीख लिया था। दूध से दही बनाना हमने बहुत पहले से सीख लिया था। तो ये लगभग 8000 से लेकर के 4000 बीसी। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? 4000 से 8000 लिखो ना भाई, बीसी में चल रहे हैं तो उल्टा लिखना पड़ता है। ये तो पता होगा ना, आपने हिस्ट्री वगैरह में पता होगा, बिफोर क्राइस्ट है बीसी। तो ये है, ये बेसिकली उस समय का है जब फूड और शेल्टर से रिलेटेड था। ये वाली जो टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फूड एंड शेल्टर से। नई नई चीजों को खाना सीख रहे थे उस समय, अपने लिए रहने के लिए छत ढूंढ रहे थे उस समय। तो इसमें बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की गई। इसमें इंक्लूडिंग अपन हम बात करें तो जो डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस है, अगर आपको याद हो मैंने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ाया था डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस, वो भी इसी के अंदर शामिल है। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी का ही वो हिस्सा है। उसके बाद इसमें फिर थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ तो उसको हम लोग कहने लगे क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा इसमें और डेवलपमेंट हो गया और नई नई चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करने लगे। हालांकि ये भी एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। इसमें मेनली हम लोग फर्मेंटेड प्रोडक्ट पर आ गए, मतलब फर्मेंटेशन वगैरह के बारे में हम लोग सीख गए। फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो है वो बनाना हम लोग सीख गए। फर्मेंटेशन से अलग अलग फूड प्रोडक्शन, मेडिसिन वगैरह, उनके ऊपर हम लोग पहुंच गए। वो सारी चीज़ें हमने डेवलप करना शुरू कर दी, तो उसको हमने कह दिया क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। ये क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी बताते हैं कि लगभग जीसस क्राइस्ट के 2000 साल पहले से शुरुआत बताते हैं, उस समय की है ये। या अगर हम बात करें तो भी 1800-1900 तक बताते हैं इसको। 1800 से लेकर के 1900 एडी तक बताते हैं इसको, कि इस दौरान भी जो दौर चला है वो आपका क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी का ही चला है। फिर उसके बाद जेनेटिक्स का दौर आया 1900 से लेकर के 1953 तक। इस दौरान लोगों ने जेनेटिक्स को ठीक से समझा। वही मेंडल का रीडिस्कवरी हुआ और लोगों को पता चला, जेनेटिक्स के नियमों को लोगों ने समझा, तो जेनेटिक्स का एक दौर आया। 1953 से 1976 तक लोगों ने डीएनए को समझा। 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल आ गया था, तो डीएनए के ऊपर रिसर्च करना लोगों ने शुरू किया। डीएनए को लोगों ने समझा, डीएनए के ऊपर रिसर्च वगैरह शुरू हुई, साइंस में एकदम से बढ़ोतरी आई। फिर उसके बाद अपना जो आज का, जिसे हम लोग समझते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग बिल्कुल डीएनए लेवल तक पहुंच चुके हैं, वो आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, जो स्टार्ट हुई है 1977 से, जिसमें हम लोग प्लांट और एनिमल को ही मॉडिफाई करने लगे। उनके अंदर ही हम लोगों ने डीएनए मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिया। वो बेसिकली मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, जिससे आज सब लोग डरते हैं, कहते हैं भाई ये हमको समझ नहीं आती क्या हो रहा है। बाकी का बायोटेक्नोलॉजी तो अपने घर में भी इस्तेमाल हो रही है। हम दूध से जो दही जमा रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट को इंप्रूव कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो बायोटेक्नोलॉजी ही है। पर अभी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो बेसिकली जीन लेवल पर, डीएनए लेवल पर पहुंच चुकी है, कि डीएनए के अंदर हम लोग चेंज कर रहे हैं, जीन लेवल पर जाकर के हम लोग चेंज कर रहे हैं, वो चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसमें ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की ढेर सारी ब्रांचेस हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे एक ब्रांच है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? इसी को हम लोग गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी बोल्ड नहीं, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, या इसी को कहते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली ये कंसेप्चुअलाइज्ड बायोलॉजी है।
इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स लेवल पर जाकर के। इसमें बेसिकली क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करके हम लोग बेसिकली मॉलिक्यूल लेवल पर जाकर के उनको समझते हैं, लार्ज स्केल पर उनको हम लोग समझते हैं, वो चीज़ है बेसिकली इसके अंदर। जैसे फंक्शनल जीनोमिक्स, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। मेन जो रोल है बेसिकली इन्हीं के अंदर है बेसिकली इसका एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फार्माक्यूटिकल्स जो सेक्टर है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो वो सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। कौन कौन सी? फंक्शनल जीनोमिक्स हो गई। अब आप सोचोगे सर ये फंक्शनल जीनोमिक्स क्या है, तो बेटा इसमें बहुत समय लगेगा, ये मैराथन क्लास में समझने की चीजें नहीं है, यहाँ पर तो अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स ये इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। और प्रोटियोमिक्स, ये सब चीजें इसी के अंदर आ जाती हैं आपकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। इसके अलावा अलग अलग तरह की, जैसे एक अपनी होती है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी ये हमारी रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईएमपी लगा देना इसके ऊपर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी कौन सी है, तो वो है आपकी ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे ही एक होती है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। अब ब्लू बायोटेक्नोलॉजी ये किससे रिलेटेड है, जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, मैराइन स्पीसीज से, ऐसे ये रिलेटेड है मैराइन और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म से, रिलेटेड टू दी मैराइन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, उससे रिलेटेड है आपका कौन सा, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे ही यहां पर एक है रेड बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी, ये रेड बायोटेक्नोलॉजी है, लाल बायोटेक्नोलॉजी। रेड का मतलब है यहाँ पर बायोफार्मा से, थेराप्यूटिक और फार्माक्यूटिकल्स जो एप्लीकेशन है ना उससे रिलेटेड है ये, रिलेटेड टू दी थेराप्यूटिक्स हो गई, और जो फार्माक्यूटिकल्स कंपनी है जिनमें दवाइयाँ वगैरह बनती है ना वो सब इसी में आ जाती हैं। फार्माक्यूटिकल्स जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड है। बायोफार्मा भी अपन इसको बोल सकते हैं, रिलेटेड टू दी बायोफार्मा, रिलेटेड टू दी बायोफार्मा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। और एक लिखो इसमें व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। व्हाइट मतलब सफेद, सफेद से किससे रिलेटेड है, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। जो भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो सब की सब आपके व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। और कौन सा बच्चा, एक और लिखो इसमें ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, एक ये है। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, ये बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, बेसिकली ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, रिलेटेड टू दी एनवायरमेंट। इसमें बेसिकली क्या करना है हमको, इसमें हमको मेंटेन करना है बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करना है। इसमें हमें जो पॉल्यूटेंट हैं उनको रिमूव करना है, उनको रिमूव करने के जो तौर तरीके हैं वो हमको सीखने हैं। जो भी पॉल्यूटेंट वगैरह हैं, जो भी कंटेमिनेंट वगैरह हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद करके या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज से हम लोग यहाँ पर जो भी पॉल्यूटेंट वगैरह हैं, जैसे नदियों के अंदर हैवी मेटल्स हैं, अपने एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन है उसको कम करना कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें अपन इसके अंदर करते हैं, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन ध्यान रखना इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल जरूर करना है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हैं तो वो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही यूज करके हम लोग मैराइन और जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है उनका कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी है। करना लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही यूज है, ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखें। अच्छा एक और है इसमें येलो बायोटेक्नोलॉजी, पीली वाली भी है वो काहे छोड़ रहे हो, एक है येलो बायोटेक्नोलॉजी। पीली बायोटेक्नोलॉजी ये फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू दी फूड इंडस्ट्रीज। जैसे जैसे फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है
अरे बाप रे, सॉरी। चलो देखो, हाँ, तो अपन बात कर रहे थे किसकी, येलो बायोटेक्नोलॉजी। ये आपकी फूड इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड है, जैसे फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। जैसे बियर बनती है, वाइन बनती है, तो जैसे बियर बनती है तो वो भी फर्मेंटेशन से बनती है, यानी कि जितने भी जो बिवरेजेस फैक्ट्री वगैरह हैं वो सब किससे रिलेटेड है, येलो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो जो बिवरेज प्रोडक्शन है, बियर है, वाइन है, ये सब चीजें किस में आती हैं आपकी, ये सारी की सारी चीजें आपकी येलो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। ठीक, इसको आप लोग याद रखना। इसी येलो बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग फूड बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। एक और बात आपको बताऊंगा कि ये जो येलो बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसमें हम लोग इंसेक्ट का भी यूज करते हैं, यूजेस ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का भी यूज किया जाता है इन इंप्रूविंग द प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए अगर आप इंसेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो, इसलिए इसको इंसेक्ट बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड इंसेक्ट बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? तो याद रखिएगा, इंसेक्ट बायोटेक्नोलॉजी हो, येलो बायोटेक्नोलॉजी हो, फूड बायोटेक्नोलॉजी हो, सब एक ही बात है, सब कुछ इसी के अंदर ही किया जाता है। चलो, सबसे पहले अपन लोग बात करें अपने सब जो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी है उसी की, हमें उसी को समझना है। डायरेक्ट लिख लो एग्री बायोटेक्नोलॉजी, एग्री बायोटेक्नोलॉजी। हमारी जो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी ना, इसमें बेसिकली 3 टेक्निक है, बस 3 चीज में ही हमारी पूरी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है। मतलब 3 टेक्नोलॉजी को हमने अप्लाई किया है इसमें। कौन कौन सी है वो? सबसे पहली तो है प्लांट टिश्यू कल्चर, जो हम लोग एग्रीकल्चर में खूब अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। कौन सी? प्लांट टिश्यू कल्चर, इसको हम लोग देखेंगे। दूसरी कौन सी है? दूसरी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या तो इसे इस नाम से जाना जाता है। एक टेक्नोलॉजी ये है, और तीसरी जो है इसके अंदर वो है मॉलिक्यूलर असिस्टेड ब्रीडिंग या मॉलिक्यूलर असिस्टेड सिलेक्शन या मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, आप सिंपल सा ऐसा लिख लो, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग को तो खैर हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ये आपका पार्ट भी नहीं है, यूजुअली पीएचडी के जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं, एमएससी के जो स्टूडेंट है वो पढ़ते हैं। नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है वहां से। तो ये 3 टेक्निक है बेसिकली, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेकर के कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उन सभी चीजों पर। सबसे पहले हम लोग बात करें यहां पर प्लांट टिश्यू कल्चर की। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर और क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो है। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर क्या करना है हमको? आर्टिफिशियल मीडिया लेना है, खेतों में नहीं जाना है, आर्टिफिशियल मीडिया लेना है, किसी बेसल के अंदर लेना है, चाहे वो आपका कोई कटोरा हो कांच का, जिसको हम लोग फ्लास्क बोल सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बोल सकते हैं, पेट्री प्लेट्स बोल सकते हैं, जो भी हो, तो वो लेना है अपन को। एक वेसल के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम लेना है। उस आर्टिफिशियल मीडियम का मतलब है कि उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट होंगे जो एक प्लांट को ग्रो कराने में, एक डेवलप कराने में एसेंशियल होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो सब बताएंगे। तो एक आर्टिफिशियल मीडिया लेना है, एक वेसल के अंदर लेना है, उसमें हमें किसी प्लांट ऑर्गन को, टिश्यू को या सेल को ग्रो कराना है। वही क्या होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन। प्लांट ऑर्गन से मतलब है उसकी रूट हो सकती है, उसकी स्टेम हो सकती है, उसकी लीफ हो सकती है, ये सब क्या है? ऑर्गन है। या फिर आप किसी टिश्यू को ही ले लीजिए, उसको आप ग्रो कराइए, या फिर आप एक सेल को भी ले सकते हैं, उसको भी ग्रो करा सकते हैं। काय में ग्रो कराना है? एक बेसल में ग्रो कराना है, बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया का इस्तेमाल करके एक बर्तन के अंदर, एक बेसल के अंदर हम कोई प्लांट ऑर्गन या टिश्यू या सेल को कल्चर कर रहे हैं, उसको कल्टीवेट कर रहे हैं।
इसको कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर। यानी कि जो नेचुरल कंडीशन है, खेतों में जाकर के हम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ लेबोरेटरी में कर रहे हैं। ये एक प्रकार की क्या हो गई, इन विट्रो टेक्निक हो गई, आल्सो इन विट्रो टेक्निक। इन विट्रो टेक्निक कैसी टेक्निक है ये, इन विट्रो टेक्निक है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी वेसल के अंदर हम एक प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार की इन विट्रो टेक्निक है। यहां पर थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट है हैवर लैंडेट, इनके ऊपर आईएमपी लगा दीजिए। क्यों लगाना आईएमपी, ऐसा क्या योगदान है, क्या योगदान है इनका, योगदान नहीं सॉरी, क्या है योगदान है। इनको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं, इन्हीं को, हैवर लैंडेट को कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, इन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। किसको कहते हैं, हैवर लैंडेट को कहते हैं। क्यों कहते हैं, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शुरुआत की थी इन विट्रो टेक्निक की। ये स्कूल में यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था he was the first to start in vitro technique, in vitro technique। इन विट्रो टेक्निक को स्टार्ट करने वाले सबसे पहले व्यक्ति यही थे। क्यों किया इन्होंने, ये बताना चाह रहे थे टोटीपोटेंटी, टू डेमोन्स्ट्रेट द टोटीपोटेंसी ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटीपोटेंसी। सेल के अंदर देखो पूरी की पूरी जो प्लांट टिश्यू कल्चर है ना, वो इसी टोटीपोटेंसी पर ही बेस्ड है, पूरी की पूरी। ये 1902 में किया था इन्होंने, ये लिख लेना पहले तो, ये तो भूल जाएंगे फिर। क्या होता है टोटीपोटेंसी, जैसे हमने कहा कि सर एक आर्टिफिशियल मीडियम में आपने किसी सेल को डाल दिया या किसी प्लांट ऑर्गन को डाल दिया, वो वापस से ग्रो करके एक नया प्लांट बन गया। ये जो कैपेबिलिटी है कि भाई एक ऑलरेडी आपका कह सकते हैं हम लोग अपना एक डिफरेंशिएटेड सेल है, उसमें से वापस से नए सेल डेवलप हो रहे हैं। क्या ऐसा इंसानों के साथ हो सकता है? क्या मैं अपनी स्किन यहां से निकाल करके इसी आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में डाल दूं तो क्या वहां से एक नया व्यक्ति पैदा हो जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, नामुमकिन है। अगर मैं अपने बालों को तोड़ करके उस कल्चर मीडियम में डाल दूं तो क्या वहां से और ढेर सारे नए बाल उग जाएंगे? क्या इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। इंसान की बॉडी में केवल एक ही टोटीपोटेंट सेल पाया जाता है, वो है जाइगोट। जाइगोट के अलावा है ही नहीं, ध्यान रखिएगा। इन ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें या एनिमल की अंदर हम बात करें तो अकेला टोटीपोटेंसी जो है ना, यानी ये जो कैपेबिलिटी है टोटीपोटेंसी वाली, ये पाई जाती है इज ओनली फाउंड इन जाइगोट। केवल और केवल जाइगोट के अंदर ही पाई जाती है, जिससे पूरा एक इंसान बनकर के तैयार हो जाता है। इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। बाकी का ये टोटीपोटेंसी है, ये नॉर्मली अपन को प्लांट के अंदर देखने को मिल जाती है। टोटीपोटेंसी यूजुअली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इसलिए प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो सक्सेसफुल है। एनिमल टिश्यू कल्चर उतना सक्सेसफुल नहीं है। काश होता तो कितना अच्छा होता ना। आज जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का लिवर खराब हो जाता है तो हम लोग डोनर ढूंढते, भाई किसी को डोनर मिल जाए, कोई लिवर इसको दान कर दे। किसी का हार्ट खराब हो जाता है तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए अपन डोनर ढूंढते, भाई कोई हार्ट देने वाला मिल जाए। किसी की किडनी खराब हो जाती है तो ढूंढते भाई कोई किडनी देने वाला मिल जाए। काश एनिमल टिश्यू कल्चर सक्सेसफुल होता तो हम क्या करते, जिसकी किडनी खराब हो गई है उसी खराब किडनी में से एक आधा अच्छे सेल निकाल लेते, टिश्यू कल्चर में रखते और एक नई किडनी बन के तैयार हो जाती, फिर उसको ट्रांसप्लांट कर देते। लिवर में से कुछ सेल निकालते, टिश्यू कल्चर में रखते और एक नया लिवर बन जाता, फिर उसको ट्रांसप्लांट कर देते। पॉसिबल ही नहीं है। एनिमल के अंदर ऐसा होता ही नहीं है। एनिमल के अंदर केवल और केवल जाइगोट में ही पाई जाती है टोटीपोटेंसी। ये जो फीचर होता है ना कि नया वापस से रीजनरेट होकर के, ये टोटीपोटेंसी जो है वो केवल और केवल प्लांट के अंदर अपन को अच्छे से मिल जाएगी। प्लांट में रूट के अंदर भी मिल जाती है, स्टेम में भी मिल जाती है, लीफ में भी मिल जाती है, और भी जो उसके मॉडिफिकेशन पार्ट है उसमें भी मिल जाती है। प्लांट के अंदर है, प्लांट के अंदर हर एक सेल में है। प्लांट का कोई भी टुकड़ा लेकर के आप डाल दीजिए टिश्यू कल्चर के अंदर, वो ग्रो करके एक नया प्लांट बना देगा। लेकिन एनिमल के अंदर नहीं है। तो प्लांट सेल के अंदर ये टोटीपोटेंसी पाई जाती है, ये सबसे पहली बार इन्होंने ही बताया था। यानी प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो बेस्ड ही इस पर है, टोटीपोटेंसी पर। टोटीपोटेंसी नहीं तो प्लांट टिश्यू कल्चर ही नहीं है।
काय का टिश्यू कल्चर, जब कुछ ग्रो ही नहीं हो रहा उसके अंदर। ठीक, तो इसको याद रखें। बस इनके बारे में, एक साइंटिस्ट के बारे में याद रखना है। साइंटिस्ट तो बहुत है, जैसे जैसे आते जाएंगे बताते जाएंगे। अब ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक है, ये कुछ कंडीशंस पर बेस्ड है। क्या है वो कंडीशंस, उनकी हम लोग बात करें। प्लांट टिश्यू कल्चर बेस्ड ऑन 3 चीजें हैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो है एक्सप्लांट, या फिर हम कहें कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए कुछ चीजें तो चाहिए ही चाहिए, तभी प्लांट टिश्यू कल्चर सक्सेसफुल होगा। सबसे पहला क्या है, एक्सप्लांट। दूसरा है एसेप्टिक कंडीशन, अब ये सब मैं आपको समझा दूंगा। और तीसरा है यहां पर कल्चर मीडिया। ये 3 चीजें हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जरूरत है। अगर ये 3 चीज नहीं है तो प्लांट टिश्यू कल्चर पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम बात करें पहले एक्सप्लांट की। एक्सप्लांट क्या है, एक्सप्लांट मतलब वो टिश्यू, प्लांट का वो पार्ट जिससे हम लोग नया प्लांट डेवलप करना चाहते हैं, वो एक्सप्लांट है। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट दैट आर यूज्ड इन द कल्चर मीडिया, जैसे हम लोग कल्चर मीडिया में ग्रो करना चाह रहे हैं, वो प्लांट पार्ट क्या है, वही तो है एक्सप्लांट। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्लांट की रूट निकाल ली, उस रूट को मैंने टिश्यू कल्चर में रखा और एक नया प्लांट बना दिया, तो रूट क्या हो गया, एक्सप्लांट हो गया। मान लीजिए मैंने स्टेम का छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उससे एक नया प्लांट बना रहा हूं, तो वो क्या हो गया, एक्सप्लांट हो गया। मान लीजिए लीफ ले ली मैंने, लीफ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उसको रख दिया, उससे एक नया प्लांट बनाया, तो वो क्या हो गया, आपका एक्सप्लांट हो गया। तो कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट जिसे अपन टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है, एक्सप्लांट। तो क्या बिना एक्सप्लांट के प्लांट टिश्यू कल्चर पॉसिबल है? भाई छोटा सा टिश्यू तो हमको चाहिए ना, ग्रो कराने के लिए कुछ ना कुछ सैंपल तो चाहिए, तो वो एक्सप्लांट होता है। अब बात करें हम लोग एसेप्टिक कंडीशन की, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर प्लांट टिश्यू कल्चर जो है ना, वो इसी से फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं उसको समझो जरा। कि भाई ये मान लीजिए हमारे पास पेट्री प्लेट है, इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट मीडिया है, इसी के अंदर हम लोग ग्रो कराएंगे। ये क्या है भाई, ये है न्यूट्रिएंट मीडिया, जिसको अपन कल्चर मीडिया कह रहे हैं, वो है। इसके अंदर हमने डाल दिया क्या, एक एक्सप्लांट। ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्लांट हो गया। अब आपको क्या लगता है कि एक्सप्लांट बढ़िया अच्छे से ग्रो कर जाएगा, बस इतनी ही जरूरत है? नहीं, इसके अंदर भी बहुत कुछ जरूरत है। भाई ये जो एनवायरमेंट है, जिस एनवायरमेंट में आपने इसे रखा है, भाई किसी रूम में रखा होगा, किसी लेबोरेटरी में रखा होगा, इसके अंदर भी तो ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, और बैक्टीरिया को क्या चाहिए, बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो होने के लिए। भाई कहीं आसमान में जाकर के थोड़ी ना करोगे इस एक्सपेरिमेंट को, क्या वैक्यूम में जाकर के कर रहे हो इस एक्सपेरिमेंट को? करोगे तो अपने कॉलेज में किसी न किसी लेबोरेटरी में, उस लेबोरेटरी में यही एनवायरमेंट होगा, और एनवायरमेंट में बैक्टीरिया होते हैं। इवन मेरे हाथ में बैक्टीरिया है ढेर सारे, मेरे पेन में बैक्टीरिया है, मैं अगर इस टी शर्ट को ऐसे ऐसे हिला दूं तो भी ढेर सारे बैक्टीरिया निकल जाएंगे, दिख नहीं रहे लेकिन है। मैं सांस ले रहा हूं उसमें भी बैक्टीरिया है। तो जिस जगह पर आप कर रहे हो उस हवा में ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, और बैक्टीरिया को क्या चाहिए, बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट ही तो चाहिए बस। जहां उनको न्यूट्रिएंट दिखते हैं वहीं पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो भाई इसमें तो ढेर सारे न्यूट्रिएंट हैं, तो यहां पर पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर कंटेमिनेशन हो। पूरी क्या, मैं तो कहूंगा 100% यहां पर पॉसिबिलिटी है, 100% यहां पर पॉसिबिलिटी है कंटेमिनेशन की, कि यहां पर कंटेमिनेशन होगा, बैक्टीरिया आएगा, फंगस आएगा, और वो इसमें कंटेमिनेट इसको कर देगा। तो यानी कि हमको यहां पर एसेप्टिक कंडीशन भी चाहिए। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब है हमें ऐसा माहौल चाहिए जहां पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। यहां पर हमें एक माइक्रोब्स फ्री एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकें। एक माइक्रोब्स फ्री एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर किसी प्रकार के कोई माइक्रोब्स ना हो, उसको कहते हैं एसेप्टिक कंडीशन, जो कि बहुत जरूरी है। केवल एक्सप्लांट और कल्चर मीडिया होने से जरूरत वो काम नहीं चल जाएगा, एसेप्टिक कंडीशन बनाना भी बहुत जरूरी है, जिससे कंटेमिनेशन को हम लोग अवॉइड कर सकें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे करोगे सर, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। बहुत दिक्कत वाली बात तो है। जैसे यहां पर बहुत सारी टेक्निक है, एक स्टरलाइजेशन टेक्निक है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है। जैसे एक टेक्निक है यहां पर स्टरलाइजेशन,
एसेप्टिक कंडीशन में क्रिएट करने के लिए स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या करेंगे अपन? स्टरलाइजेशन टेक्निक में बहुत सारी चीजें, अगर आप लेबोरेटरी में कभी गए हो तो आपने वहां पर देखा होगा एक इक्विपमेंट होता है जिसको लेमिनार एयर फ्लो कहते हैं। लेमिनार एयर फ्लो देखे हो? पक्का देखे होगे। लेमिनार एयर फ्लो होता है, एक पूरा बॉक्स होता है, एक कैबिनेट होता है। नहीं देखा हो ना तो कभी आप कॉलेज में जाना, अगर कॉलेज में हो तो वहां पैथोलॉजी की लैब में चले जाना, 101% वहां पर लेमिनार एयर फ्लो होगा। इतना बड़ा बॉक्स होता है, कांच लगा रहता है उसके आगे, दो उसमें छोटे हाथ गोल गोल से होते हैं जिसमें अपने हाथ डाल करके काम करो, उसमें बड़ी तेजी से हवा बहती है, एयर फ्लो होता है, उसमें एयर फिल्टर लगे होते हैं, इनको HEPA कहते हैं। इसके अंदर ना एयर फिल्टर होते हैं, एयर फिल्टर होते हैं। वो एयर फिल्टर भी कौन से वाले होते हैं? हीपा वाले होते हैं। मतलब इसमें जो हवा बहती है ना वो पूरी तरह से माइक्रोब्स फ्री होती है। हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर होते हैं। हीपा का मतलब यहां पर क्या है? हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर, यानी इतने शानदार और इतने एफिशिएंसी वाले फिल्टर होते हैं कि वो बैक्टीरिया वायरस को भी छान देते हैं। ऐसे फिल्टर इसके अंदर, ये एयर फिल्टर इसमें लगे होते हैं। तो इसमें जो काम वाला जितना भी अपन को कल्चर मीडिया बनाना होता है ना, वो सब इसी के अंदर बनाते हैं, लेमिनार एयर फ्लो के अंदर, जहां पर अपन को एसेप्टिक कंडीशन मिल जाती है। ठीक, तो एसेप्टिक कंडीशन तो वहां मिल गई। अब पॉइंट ये है कि जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो उनको भी तो स्टरलाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक है स्टीम स्टरलाइजिंग। स्टीम स्टरलाइजिंग में क्या होता है, या ऑटोक्लेविंग भी जिसको अपन बोल सकते हैं। ऑटोक्लेविंग, इसी में ऑटोक्लेविंग में क्या होता है? यही तो होता है। ऑटोक्लेविंग में जो हम चीजें को स्टरलाइज करते हैं वो स्टीम से ही तो करते हैं। एक हॉट एयर ओवन होता है, उसमें तो गर्म हवा फेंकी जाती है। यहाँ पर वेपर की मदद से, जैसे प्रेशर कुकर काम करता है ना, सेम वही आपका ऑटोक्लेविंग का काम है। यहाँ पर बेसिकली किन चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑटोक्लेव देखे होगे आप लोग, लेबोरेटरी में पक्का होगा, अगर कॉलेज में जाते हो पैथोलॉजी लैब में जाना, वहां पर ऑटोक्लेव पक्का मिल जाएगा। इसका काय में इस्तेमाल किया जाता है? किन चीजों में? जैसे आप चाहते हो कि सर हमारे पास लेमिनर एयर फ्लो तो है, बढ़िया है, अब आप जो न्यूट्रिएंट मीडिया यूज कर रहे हो सकता है वो न्यूट्रिएंट मीडिया में पहले से ही बैक्टीरिया हो, तो उसका इस्तेमाल करने से पहले उसको स्टरलाइज करो। तो ये न्यूट्रिएंट मीडिया को कहाँ स्टरलाइज करोगे? साफ न्यूट्रिएंट मीडिया को स्टरलाइज कर लो आप ऑटोक्लेव के अंदर। ठीक है सर, और क्या क्या कर सकते हो? जितने भी कल्चर वेसल हैं, ग्लास वेयर हैं, प्लास्टिक वेयर्स हैं, उनको आप यहाँ कर सकते हो। कल्चर वेसल हो गए, जिनको गर्म हवा पर अपन, जैसे हॉट एयर ओवन में जिनको नहीं कर सकते उनको यहाँ पे कर सकते हो। टेस्ट ट्यूब वगैरह हैं, आपके ग्लास वेयर हैं, क्योंकि इनको हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज करोगे तो ये टूट सकते हैं, क्रैक इनके अंदर हो सकते हैं। जैसे प्लास्टिक के कुछ सामान है, आप प्लास्टिक के सामान जो है उनको आप हॉट एयर ओवन में करो तो पिघल जाएंगे, तो ऑटोक्लेव में आप उनको स्टरलाइज कर सकते हो। जनरली अपन को पता ही है ऑटोक्लेव में क्या करते हैं, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। अब ये टेम्परेचर ड्राई हीट का नहीं होता, ये वेपर का होता है, और प्रेशर कितना होता है? 15 psi। ये याद करना, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 15 psi का प्रेशर, और टाइम रखा जाता है लगभग 20 से लेकर के 40 मिनट का। इतनी देर में ये सारी चीजें जो है वो आपकी प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज हो जाती हैं। इसके अलावा हम लोग और यहाँ पर फ्लेम स्टरलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम स्टेरिलाइजेशन, ये कैसे होना है भाई? फ्लेम स्टरलाइजेशन लेबोरेटरी में अगर कभी इस्तेमाल किया हो पैथोलॉजी वगैरह में, जैसे छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे फोरसेप है, स्कैपल्स हैं, निडल वगैरह हैं, उन सबको यहाँ पर इन्हीं से स्टरलाइज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फोरसेप को आपको करना हो, निडल वगैरह जो होती है उनको आपको अगर स्टरलाइज करना है तो उनको यहाँ स्टरलाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए निडल है, इनोकुलेटिंग निडल देखिए आपने, ऐसी होती है इनोकुलेटिंग निडल। इस तरह की होती है इनोकुलेटिंग निडल, इनोकुलेटिंग निडल बोलते हैं इसको। इस प्रकार की ये इनोकुलेटिंग निडल पाई जाती है। इसको कैसे करना होता है भाई? इनोकुलेटिंग निडल है, इसको यहाँ अपना हैंडल है, इसको पकड़ो, इससे अपन इनोकुलेशन करते हैं। तो इस चीज को ना क्या करते हैं भाई, एयर लैंप होता है ऐसा, इस तरीके का, इसमें से आग निकलती है, भयंकर आग निकलती है इसमें से, जैसे मोमबत्ती टाइप का है ना वैसा, बस मोमबत्ती में आग थोड़ी धीमी होती है, इसमें आग भयंकर होती है। तो करते क्या है भाई, ये जो इनोकुलेटिंग निडल है या कोई भी है, फोरसेप वगैरह जो भी है, इसको पहले तो डिप किया जाता है 95% एल्कोहल में।
95% एल्कोहल में इसको डिप किया जाता है। आप में से अगर एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल वगैरह कॉलेज में किए होंगे तो उनको पता होगा, 95% एल्कोहल में डिप करके फिर इसको फ्लेम किया जाता है, इसके ऊपर रख दिया जाता है, इस लॉ के ऊपर रख दिया जाता है, तो एकदम रेड हॉट हो जाता है। इतना रेड हॉट हो जाएगा कि इसके ऊपर कोई सा भी बैक्टीरिया वायरस हो, सब की सब खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसको यूज करते हैं। तो यूज करने से पहले हमें यह काम करना होता है, उसके बाद इसको यूज करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फ्लेम स्टरलाइजेशन। क्या कहेंगे इसको? फ्लेम स्टरलाइजेशन। और देखो एक होता है फिल्टर स्टरलाइजेशन, जिसमें अपन छान करके ठीक कर लेते हैं, फिल्टर स्टेरिलाइजेशन। हमारे पास कुछ ऐसी छलनी होती हैं जिनसे बैक्टीरिया तक को अलग कर दिया जा सकता है। एक मेम्ब्रेन फिल्टर है बेसिकली ये क्या है बेसिकली? ये मेम्ब्रेन फिल्टर है, जो बेसिकली बनी होती है सेलुलोज की। काय की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कह सकते हैं अपन सेलुलोज, सेलुलोज के साथ जैसे नाइट्रेट जोड़ दो या एसीटेट जोड़ दो, उनकी बन जाती है। तो सेलुलोज पूरा लिख लो, सेलुलोज एसीटेट हो गया, या फिर सेलुलोज नाइट्रेट होता है। तो सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट की बनी होती है ये मेम्ब्रेन फिल्टर, इनकी बनी होती है। इनका साइज कितना होता है? इनका साइज होता है 0.45 से लेकर के 0.22 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज होता है। पोर साइज है जी, इतनी छोटी चीज अगर होगी तो ही उसमें से निकल पाएगी, नहीं तो नहीं निकल पाएगी। तो ये बैक्टीरिया तक को छान देता है, बैक्टीरिया जैसी चीजें होती है वो भी इससे छन जाती हैं। तो ये बेसिकली काय में आता है। ऐसा क्या स्टरलाइज करोगे? इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर अमाइनो एसिड डालने हैं, ग्रोथ हार्मोन्स डालने हैं। तो ग्रोथ हार्मोन्स मान लीजिए आपको ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना है, तो हो सकता है ऑक्सीजन ही कंटेमिनेटेड हो, तो इससे पहले उसको ठीक कर लो। ठीक है, मान लीजिए आपको अमाइनो एसिड उसका इस्तेमाल करना है अपने कल्चर मीडिया में, तो अमाइनो एसिड को पहले इससे स्टरलाइज कर लो। विटामिन का आपको इस्तेमाल करना है तो विटामिन को पहले इससे स्टरलाइज कर लो। किसी एंजाइम का आपको इस्तेमाल करना है कल्चर मीडिया में, तो पहले इनको यहां से स्टरलाइज कर सकते हो। उसके बाद आप अपने प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर इनको यूज कर सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट ये भी हमसे पूछा गया था, वाइवा में पूछा था, मुझे आज भी याद है। ये तो बता दिया, पूछा ये था कि अगर कहीं ये मेम्ब्रेन ही कंटेमिनेटेड हुई तो? भाई वही बात हो गई कि आप एक मेम्ब्रेन लेकर के आए हो कि साहब मुझे ग्रोथ हार्मोन को छानना है, हो सकता है इस ग्रोथ हार्मोन में कोई बैक्टीरिया हो, मैंने वो ग्रोथ हार्मोन तो छान लिए, मेरा बढ़िया है। अब जो मेम्ब्रेन है आपके पास, हो सकता है वही उसी में पहले से बैक्टीरिया हो, उसको कैसे स्टरलाइज करोगे? तो ये जो फिल्टर मेम्ब्रेन है, ये जो फिल्टर स्टरलाइजेशन है, या ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर है, इसको अपन खुद को स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव में। इट सेल्फ स्टरलाइज्ड इन ऑटोक्लेव। तो पहले इसको इस्तेमाल करने से पहले ऑटोक्लेव को स्टरलाइज करो, मतलब ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करो। अब आप में से कुछ पूछेंगे सर कहीं ऑटोक्लेव ही पहले से बेकार हुआ तो? अंदर तो बेकार नहीं होगा ना, बाहर से भले ही कंटेमिनेशन हो, लेकिन अंदर तो वो खुद भी स्टरलाइज हो रहा है, अंदर की मेम्ब्रेन। तो जो फिल्टर मेम्ब्रेन है उसको पहले इस ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं इन सबको स्टरलाइज करने के लिए। ठीक है, इसको याद रखो। और देखो एक होता है इसमें सरफेस स्टरलाइजेशन, सरफेस स्टरलाइजेशन, इस पर लगाओ आईएमपी, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरफेस स्टरलाइजेशन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप आप एक्स प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट हो गया। अब इस प्लांट में से मान लीजिए आपने थोड़ी सी रूट इस्तेमाल करना है, ये रूट आपने ले लिया, छोटा सा एक यहां से छोटा सा पीस यहां पर आपने रूट का ले लिया है, ये मान लीजिए रूट है। यही क्या है? यही एक्स प्लांट है, इसी का आप लोग इस्तेमाल करोगे। अब ये एक्स प्लांट है, कहीं यही कंटेमिनेटेड हुआ तो? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसको कैसे स्टरलाइज करोगे? इसको कैसे स्टरलाइज करोगे? इसको स्टरलाइज कर सकते हो आप सरफेस स्टरलाइजेशन से। कैसे? यहां पर कुछ केमिकल्स होते हैं, उनका यूज कर सकते हो, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, इनका यूज कर सकते हो बाय सोडियम हाइपोक्लोराइड। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल कर लो, या फिर आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करो, या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, 1 से 2% है, या मर्क्यूरी क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो।
मर्क्यूरिक क्लोराइड। वैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड ही होता है, ये वाला बहुत ज्यादा पॉपुलर है, 1 से लेकर के 2% तक इसका यूज करना होता है। तो जैसे एक्स प्लांट है, इसको पहले क्या करो, इस सोडियम हाइपोक्लोराइड में डिप कर दो और फिर इस्तेमाल करो। तो इस एक्स प्लांट के ऊपर अगर कोई कंटेमिनेशन होगा तो वो सारा की सारा कंटेमिनेशन जो है वो वहां से हट जाएगा। क्लियर? ये तो बात कर ली हमने किसकी, एसेप्टिक कंडीशन कैसे देनी है। अब कल्चर मीडिया को पढ़ते हैं थोड़ा सा। कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया जो है ना उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखो कंपोनेंट जो कल्चर मीडिया के, यानी कल्चर मीडिया अगर अपन को बनाना है तो बेसिकली यहां पर अपन को कुछ कंपोनेंट चाहिए। क्या क्या कंपोनेंट चाहिए कि साहब हमको यहां पर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की यहां पर जरूरत पड़ेगी। कौन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, लगभग 12 एलिमेंट की यहां पर जरूरत पड़ती है। कितने, लगभग 12 एलिमेंट की यहां पर हमको जरूरत पड़ती है। कौन से होते हैं वो 12 एलिमेंट, एनपीके 3 तो हमको चाहिए ही चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 भाई प्लांट है उसको ग्रो करना है तो एनपीके की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये तो हो गए अपने कौन से, मैक्रो वाले। फिर इसमें आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन एंड कॉपर। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट हमको यहां पर चाहिए ही चाहिए। कितने हो गए वैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम भी तो लगेगा। तो ये 12 एलिमेंट तो हमको ये चाहिए। एक तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में हमको ये चाहिए, दूसरा हमको यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए कार्बन का सोर्स। भाई कार्बन का सोर्स जरूरी है, बिना कार्बन के तो भाई उसको फूड मटेरियल नहीं मिलेगा, कार्बन बहुत जरूरी है। तो कार्बन के लिए यहां पर मेन चीज इस्तेमाल की जाती है सुक्रोज। याद रखना, आईएमपी लगा देना कि जो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है उसमें कार्बन सोर्स क्या होता है, सुक्रोज होता है। फिर हमको चाहिए यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या लगता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको यहां पर कुछ विटामिन की रिक्वायरमेंट होगी, उनको ग्रो कराने के लिए विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे विटामिन B1, B3, B6, B5। विटामिन B1 है, B3 है, B6 है, B5 है, ये कुछ मोस्ट पॉपुलर विटामिन है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और साथ साथ में हमें यहाँ पर कुछ अमाइनो एसिड्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये अमाइनो एसिड भी किस में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही आते हैं। और चौथा जो कंपोनेंट है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये चौथा कंपोनेंट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें आपको पता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, ये मोस्ट पॉपुलर है ऑक्सिन साइटोकाइनिन। तो और ये क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन हो गए, इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड हो गया, एबिसिक एसिड का भी यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, इनका भी इस्तेमाल होता है। और एक कंपोनेंट और लिख लो आखिरी में, वो है सॉलिडिफाइंग एजेंट। सॉलिडिफाइंग एजेंट कि भाई यहां पर जो आपका कल्चर मीडिया उसको सॉलिड कैसे बनाया जाए, तो उसमें इस्तेमाल होता है अगार। ये भी बहुत जरूरी है, अगार ध्यान रखना, आईएमपी लगा देना इस पर। अगर वहां पर आपका कल्चर मीडिया सॉलिड है तो वो सॉलिड किसकी वजह से होगा, अगार की वजह से होगा, अगार किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ये कल्चर मीडिया के कंपोनेंट हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, चलो कुछ चीजें हैं जो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें नोट करके आप लिख सकते हो। जैसे कि ज्यादातर जो कल्चर मीडिया होते हैं, मोस्ट ऑफ द मीडिया जो यूज किए जाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, उनका पीएच क्या होना चाहिए, कितने पीएच का होना चाहिए। यूजुअली जो मीडिया अपन इस्तेमाल करते हैं 5.2 से लेकर के 5.8, ये सबसे बेस्ट पीएच माना जाता है कल्चर मीडिया का, सबसे बेस्ट पीएच 5.2 से लेकर के 5.8 के बीच में होना ही होना चाहिए, इसको आप लोग याद रखें। और अब तो क्या है, बाजार में मिलते हैं, पहले से ही बने बनाए कल्चर मीडिया होते हैं, बस आपको लाना है और यूज करना है। तो कौन सा है मोस्ट पॉपुलर वाला, मोस्ट पॉपुलर कल्चर मीडिया कौन सा है जिनको अपन लोग इस्तेमाल करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर? नाम सुना हो शायद आप लोगों ने, एमएस मीडिया जिसको कहते हैं, मोराशिग एंड स्कूग, एमएस मीडियम के नाम से आता है, मोस्ट पॉपुलर है ये। एमएस का मतलब है, दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, एक मोराशिग है और एक साइंटिस्ट है स्कूग,
तो ये दो साइंटिस्ट हैं, मोरासिग एंड स्कूग, इन्होंने ही डेवलप किया था, वो डेवलप्ड दिस मीडियम। ये जो मीडिया है वो इन्होंने ही बनाया था, तो इन्हीं के नाम पर पड़ गया। मोरासिग का एम ले लिया, स्कूग का एस ले लिया, तो मोरासिग एंड स्कूग ने बनाया था, इसलिए इसको कहते हैं एमएस मीडियम। ठीक, इसको याद रखना। इसमें थोड़ा सा प्लांट ग्रोथ जो हार्मोन थे ना, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लूं, इंपॉर्टेंट है वो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये काम क्या करते हैं? जैसे मैंने कहा ऑक्सिन है, ऑक्सिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये ऑक्सिन। क्या करता है साहब ऑक्सिन? ऑक्सिन जो है उसको जब अपन हाई कंसेंट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं तो वो रूट डेवलप कराता है। इसका हाई कंसेंट्रेशन क्या कराता है? रूट डेवलपमेंट करवाता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर अपन को रूट बनानी है तो ऑक्सिन का इस्तेमाल करो, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली जो ऑक्सिन इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से हैं? IBA, ये बहुत पॉपुलर इस्तेमाल किया जाता है। IBA, IBA हो गया, इसके अलावा एक एक IAA है। इनके पूरे नाम पता है क्या? नहीं पता? IBA को कहते हैं इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, IAA को कहते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। एक और होता है NAA, ये तो बहुत नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं नेप्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये सब की सब बहुत बहुत कॉमन है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम बात करें साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है साहब? साइटोकाइनिन का आप इस्तेमाल करोगे तो उससे सेल डिवीजन होगा और शूट की ग्रोथ होगी। ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और शूट की ग्रोथ कराता है। तो ये बड़ा कॉमन है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि रूट की ग्रोथ कौन कराता है? तो वो कराता है ऑक्सिन। और शूट की ग्रोथ कौन कराता है? तो वो कराता है साइटोकाइनिन। और मोस्ट कॉमन जो साइटोकाइनिन इस्तेमाल होता है वो है BAP, BAP बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन, याद रखिएगा BAP। और एक और लिख लीजिए इसमें G18, एक ये भी बहुत कॉमन है। तो BAP और G18 ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन साइटोकाइनिन किस रेशो में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका जो रेशो है ना, ये डिसाइड करता है मॉर्फोजेनेसिस को। मॉर्फोजेनेसिस मतलब क्या बनेगा उसके अंदर, वो यहां पर इसका रेशो डिसाइड करता है। अगर मैं कहूं कि ये जो रेशो है अगर वो हाई है, रेशो इज हाई, तो ध्यान रखना रेशो हाई है किसका? ऑक्सिन साइटोकाइनिन का। अगर ये रेशो हाई है तो इसका मतलब क्या है? साइटोकाइनिन कम है और ऑक्सिन ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन अगर मैं कह रहा हूं हाई है, तो हाई कब होगा? जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी और नीचे वाली वैल्यू कम होगी, तभी ये रेशो हाई होगा। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर रूट इनिशिएशन होगा, रूट इनिशिएशन, तो वहां पर रूट आ जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि ये रेशो कम है, इफ द रेशो इज लो, रेशो लो है, तो लो रेशो कब होता है? जैसे A और C का रेशो मैं कह रहा हूं ये लो है, तो ये कब होगा? जब नीचे वाली वैल्यू कम हो, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो, तभी ये लो होगा। और अगर ये लो है तो वहां पर सूट का आ जाता है, सूट प्रोलिफरेशन हो जाता है, मतलब सूट बनती है, सूट प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशो के ऊपर आते हैं यहां से क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब इसमें एक टर्म देखो, कैलस कल्चर, सब प्लांट टिश्यू कल्चर में ही चल रहा है अपना। कैलस कल्चर क्या होता है? कैलस कल्चर का मतलब है कि ये कभी ऐसा मास बना है सेल का जो कि अनडिफरेंशिएटेड है, उस मीडिया के ऊपर डेवलप हो गया है एक्स प्लांट से। जैसे मान लीजिए ये हमारे पेट्री प्लेट थी, इसके अंदर ये मीडिया है, ये कल्चर मीडिया हो गया। इस कल्चर मीडिया में हमने क्या किया? एक छोटा सा टुकड़ा रखा है, किसका? एक्स प्लांट का। ये है एक्स प्लांट। अब वो एक्स प्लांट कुछ भी हो सकता है, रूट, शूट, लीफ, जो भी हो। अब कुछ समय बाद क्या होगा भाई? इसमें डेवलपमेंट होगा, ये धीरे धीरे डेवलप करेगा। तो मान लीजिए ये धीरे धीरे डेवलप करके एक छोटा सा मांस का टुकड़ा बन गया, मतलब सेल का मांस, मतलब कोई एनिमल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मांस से मतलब यहाँ पर टिश्यू बन गया है, सेल का एक मांस बन गया है जो कि कोई कोई प्रॉपर शेप का नहीं, अनडिफरेंशिएटेड है, उसको अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कोई ऐसा एक टिश्यू का टुकड़ा बन करके तैयार हो गया, ऐसा एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ दी सेल। अब भाई वहां पर डिवीजन हुआ है, तो डिवीजन की वजह से वहां पर एक छोटा सा टुकड़ा बन गया है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ दी सेल, सेल का एक छोटा सा मास बन गया है वहां पर, ठीक है। इसको कहते हैं अपन कैलस,
इसको क्या कहा जाता है, इसको कैलस कहा जाता है। मतलब ये डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसमें आगे अपन को और डेवलपमेंट कराना है तो इस कैलस से अपन डेवलप करा सकते हैं। अपन चाहो तो इस कैलस के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े कर दो। जैसे मान लीजिए ये कैलस है, मैं चाहूं तो इस कैलस के, जैसे ये कैलस हो गया, मान लीजिए इस कैलस के मैंने इतने छोटे छोटे टुकड़े किए, इतने छोटे छोटे टुकड़े किए, मान लीजिए मैंने इसके 10,000 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, स्मॉल पीसेस मैंने इसके बना दिए, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि हर एक पीस से एक इंडिविजुअल जो प्लांट है वो डेवलप हो जाएगा। ईच पीस डेवलप्ड इनटू अ प्लांट, एक सेपरेट प्लांट में डेवलप होगा। यानी कि इस तरह से 10,000 पीस हैं तो वहां पर 10,000 प्लांट हमको एक बार में मिल जाएंगे, और ये सब की सब 10,000 प्लांट जो होंगे वो एग्जैक्टली क्लोन होंगे एक दूसरे के। क्या होंगे, क्योंकि सेम टू सेम होंगे, पने एक ही कैलस से बनाए हैं। इसी टेक्निक को तो बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। दिस टेक्निक कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन, इसी को तो कहा जाता है माइक्रो प्रोपागेशन। इसी टेक्निक को तो बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। यही है माइक्रो प्रोपागेशन, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेटिव प्रोजेनी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। देखो हमने एक बार में कितनी कर ली, टू प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेटिव प्रोजेनी, यानी कि एक तरह से हमने क्लोन बना लिए ढेर सारे, इसलिए इसको क्लोनल प्रोपागेशन भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड क्लोनल प्रोपागेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोनल प्रोपागेशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि माइक्रो प्रोपागेशन क्या है तो आप बता दोगे, क्लोनल प्रोपागेशन क्या है तो बता दोगे। यही है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हम लोग एक साथ, ये तो मैंने 10,000 बनाए हैं, अगर आप 10 लाख भी बना दोगे ना इसके कैलस के, इतने छोटे छोटे टुकड़े करोगे 10 लाख टुकड़े हो जाए, हर एक टुकड़े से एक नया प्लांट बन जाएगा। आ गई बात समझ में? चलो और देखो भाई, एक होता है एंथर कल्चर। एंथर कल्चर काय में इस्तेमाल होता है, अगर आपको हैप्लॉइड प्लांट बनाना है, टू प्रोड्यूस दी हैप्लॉइड प्लांट, टू प्रोड्यूस दी हैप्लॉइड प्लांट, अगर आप ऐसा प्लांट चाहते हैं जो हैप्लॉइड है तो एंथर कल्चर का इस्तेमाल करो। लेकिन पॉइंट को समझो जरा, जैसे कि ये प्लांट है, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। अब इस प्लांट के अंदर भाई एंथर कहां होगा, जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है, ये इसका फूल हो गया, ये रहा फ्लावर। फ्लावर में क्या होता है भाई, इस तरीके का मैंने कल बना करके दिखाए थे आपको ढेर सारे प्लांट ब्रीडिंग में, इस तरीके के है, ये फूल है, तो फूल के अंदर ये क्या है भाई, एंथर है। तो ये जो एंथर आपको दिख रहा है ना, इस एंथर के अंदर दो टाइप के सेल हैं, अभी दो टाइप के सेल हैं। इसमें आपके सोमेटिक सेल भी प्रेजेंट हैं और इसमें आपके रिप्रोडक्टिव सेल भी प्रेजेंट हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें पूरे की पूरे सोमेटिक सेल हैं, इसमें रिप्रोडक्टिव सेल भी हैं। जैसे एंथर वॉल, एंथर की जो वॉल है वो काय की है, वो सोमेटिक सेल की है, वो बेसिकली डिप्लॉयड है। वो कैसी है, डिप्लॉयड है। और जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं वो बेसिकली क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं पॉलन, जो कि कैसा है, हैप्लॉयड है, जो कि हैप्लॉयड है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये भाई आपकी एक पेट्री प्लेट है और इसके अंदर हमने ये न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया है, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर एंथर को तोड़ करके डाल दूं, जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर एंथर डाल दिया है, तो मैंने अगर इस एंथर को यहाँ पर डाल दिया है तो यहाँ पर कैसे प्लांट बनेंगे, हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? तो ध्यान रखना है यहाँ पर बोथ टाइप के प्लांट बनेंगे, बोथ टाइप्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड, दोनों तरह के प्लांट प्रोड्यूस होंगे। बोथ मतलब हैप्लॉइड भी मिलेगा अपन को और डिप्लॉयड प्लांट भी मिलेगा अपन को। साहब डिप्लॉयड कैसे बन गया, ये डिप्लॉयड बन गया फ्रॉम दी एंथर बॉल, क्योंकि एंथर आपने पूरा डाला है ना, तो उसमें एंथर वॉल थी तो उससे डिप्लॉयड बन गया, और ये बन गया अपना पॉलन से। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलन से चाहिए, मतलब आपको सिर्फ अगर हैप्लॉयड प्लांट चाहिए, तो हैप्लॉयड तो बन रहा है ना इसमें भी, तो एंथर में हैप्लॉयड प्लांट तो बना ही रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि एंथर को अगर ग्रो कर रहे हैं तो वहां पर हैप्लॉयड तो बनेगा ही बनेगा, साथ साथ में डिप्लॉयड भी बन जाता है, इसको याद रखना। ऐसे ही यहां पर अगर आप केवल और केवल पॉलन का इस्तेमाल कर रहे हो, इफ ओनली पॉलन आर यूज्ड, केवल आप पॉलन का इस्तेमाल कर रहे हो टिश्यू कल्चर के अंदर, तो वहां पर केवल और केवल हैप्लॉयड प्लांट डेवलप होगा, देन ओनली हैप्लॉयड प्लांट प्रोड्यूस्ड। तो फिर केवल हैप्लॉयड प्लांट प्रोड्यूस होगा, तो उसको फिर एंथर कल्चर ना बोल करके उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पॉलन कल्चर। तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलन कल्चर हम लोग बोलेंगे। एक साइंटिस्ट के ऊपर भी नाम क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है गुहा एंड महेश्वरी। ये सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंथर कल्चर किया था।
याद करके लिख लेना, अच्छा पॉइंट है। गुहा एंड महेश्वरी, ये सबसे पहले हैं फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द एंथर कल्चर। एंथर कल्चर को डेमोन्स्ट्रेट करने वाले, एंथर कल्चर को परफॉर्म करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन से हैं? गुहा एंड महेश्वरी हैं। इन्होंने किया था धतूरा के अंदर, धतूरा जो प्लांट होता है ना, धतूरा इनॉक्सिया, इसके अंदर इन्होंने किया था। और ये किया था 1964 में, 1964 के अंदर। आईएमपी लगा देना इस पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1964 में, 1964 में किया था। ठीक, ऐसे ही यहां पर एक एम्ब्रियो कल्चर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साहब, एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर यहां पर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो कल्चर आप क्या करो भाई, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो कल्चर आप यहां पे कर सकते हो। अब एम्ब्रियो कल्चर भी एक मैच्योर एम्ब्रियो भी कर सकते हो और इमेच्योर को भी आप कर सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये अपना सीड है, ये सीड है। अब इस सीड के अंदर क्या है, डोरमेंसी आ गई है। ध्यान से सुनिएगा, डोरमेंसी आ गई है। तो डोरमेंसी की वजह से ये जर्मिनेट नहीं हो रहा है, ड्यू टू दिस अनेबल टू जर्मिनेट। तो ये जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है साहब, तो क्या करें, एक काम करो, इस सीड में से एम्ब्रियो को बाहर निकालो। एम्ब्रियो को यहां से अपन ने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। एम्ब्रियो को यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको हमने डाल दिया किस में, प्लांट टिश्यू कल्चर में। ये हमने यहां एम्ब्रियो डाल दिया। लो साहब, अब इससे एक नया प्लांट बन करके तैयार हो जाएगा। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि यहां पर वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में जो एम्ब्रियो हम ले रहे हैं वो एम्ब्रियो कैसा होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। तो मैच्योर एम्ब्रियो को आप ले सकते हो कब, जब डोरमेंसी वाली कंडीशन हो रही हो तब, इस बात को ध्यान रखना। तो मैच्योर एम्ब्रियो का कल्चर कब किया जाता है, जब डोरमेंसी हो, डोरमेंसी की वजह से वो प्लांट नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा हो, तब अपन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता है। कई सारे ऐसे सीड होते हैं, जैसे ये सीड है, इस सीड के अंदर एंडोस्पर्म ही नहीं है। अब एंडोस्पर्म ही नहीं है तो वो एम्ब्रियो को, भाई एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को फूड देता है। अब एंडोस्पर्म नहीं होगा तो यहां पर कोई फूड मटेरियल नहीं मिलेगा, वहां पर नो फूड फॉर दी एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो को कोई फूड नहीं मिलेगा तो यहां पर ये जर्मिनेट भी नहीं होगा, सो इट डू नॉट जर्मिनेट, तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो को कल्चर कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। इसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ऑर्चिड का। ऑर्चिड के सीड देखें आपने, ऑर्चिड के सीड इतने छोटे सीड होते हैं ना कि उनको डस्ट सीड भी कहा जाता है। बिल्कुल धूल की तरह होते हैं, बिल्कुल धूल की तरह। अगर ऑर्चिड के सीड ऐसे हाथ पर कैसे फूंक मारो ना, उड़ जाएंगे हवा में, इतने छोटे सीड होते हैं वो। इतने छोटे सीड होते हैं ऑर्चिड के, क्या उनके अंदर एंडोस्पर्म होता ही नहीं है। एंडोस्पर्म होता ही नहीं है, एंडोस्पर्म नहीं होता इसलिए वो कभी नॉर्मल तरीके से जर्मिनेट ही नहीं होते। तो ऑर्चिड के सीड को प्लांट टिश्यू कल्चर से ही जर्मिनेट कराना पड़ता है, ये कंडीशन होती है। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो को हमने करा दिया। आप चाहो तो इमैच्योर एम्ब्रियो से भी कर सकते हो। इमैच्योर एम्ब्रियो जो है ना, उसको भी आप कल्चर कर सकते हो। ये हमें कब करना है, ये कंडीशन तब बनती है जब वहां पर एम्ब्रियो डेवलप ही नहीं कर पा रहा हो। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई दो स्पीसीज है, एक स्पीसीज ए है और एक स्पीसीज बी है। उदाहरण के तौर पर आप दूर दूर की कोई स्पीसीज ले लो, स्पीसीज बदल रही है, ध्यान रखना। ये डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन यानी कि मैं यहां पर डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा रहा हूं, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, या हो सकता है डिफरेंट जेनेरा के बीच में मैं क्रॉस करा रहा हूं, ऐसा हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, मैं एकदम बिल्कुल नामुमकिन वाली चीज बात करूं, मान लीजिए मैं क्रॉस करा रहा हूं यहां पर, किसका कराऊं, जैसे मान लीजिए ये गेहूं है और ये बारले है। तो क्या ये पॉसिबल है कि गेहूं का क्रॉस बारले के साथ करा दूं मैं, क्या ऐसा पॉसिबल है, करा के देखें। तो होता क्या है, जब आप गेहूं का बारले का क्रॉस कराओगे तो यहां पर जो F1 बनेगा, यानी कि जो सीड बनेंगे, उन सीड के अंदर एम्ब्रियो जो है वो डेवलप ही नहीं होगा। वहां पर एम्ब्रियो जो बार बार फेल हो जाएगा, यहां पर एम्ब्रियो फेलियर हो जाएगा, एम्ब्रियो फेलियर हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये सीड क्या हो जाएगा, आपका डेड हो जाएगा, मर जाएगा। यानी एम्ब्रियो सक्सेस हो ही नहीं रहा है, वो मैच्योर ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है, कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा करो कि यहाँ पर भाई जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो, जैसे ही जाइगोट वो एम्ब्रियो बने, तो इसमें से तुरंत उसको डेवलप ही मत होने दो, उसका जो मैच्योर इमैच्योर एम्ब्रियो है ना, उसको बाहर निकाल लो, उसको आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लो
और उसको प्लांट टिश्यू कल्चर में ग्रो करो और नया प्लांट यहां पर बना दो। ये आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो रेस्क्यू, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस टेक्निक को कहा जाता है एम्ब्रियो रेस्क्यू, याद रखिएगा, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एम्ब्रियो रेस्क्यू। इसके ऊपर नेट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एम्ब्रियो रेस्क्यू। रेस्क्यू शब्द का इस्तेमाल होता है ना, बचाना, रेस्क्यू, एम्ब्रियो रेस्क्यू इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत पॉपुलर शब्द है ये एम्ब्रियो रेस्क्यू, इसी को कहते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू, कि इमैच्योर एम्ब्रियो को निकाल करके उसको अलग से ग्रो करा लो, नया प्लांट बना लो। ठीक, चलो। एक है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसको समझो जरा, बेसिक सी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तो हमने सुना था, नॉर्मल क्या होता है भाई, प्लांट के गैमीट होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जायगोट बनता है, नॉर्मली यही होता है ना। नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? नॉर्मल अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो उसका मतलब क्या है, एक प्लांट है ए, इसका क्रॉस कराया किसी दूसरे प्लांट बी के साथ, मान लीजिए ये मेल है, मान लीजिए ये फीमेल है, तो यहां से ये क्या करेगा, ये मेल गैमीट बनाएगा, मेल गैमीट में क्या बनाएगा, ये पॉलन बनाएगा, और ये फीमेल गैमीट बनाएगा, ये फीमेल गैमीट में क्या बनाएगा, ये फीमेल गैमीट में एग बनाएगा। यहाँ पर एग और पॉलन आपस में फ्यूज होंगे, जिससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। बस इसी को तो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज होकर जायगोट बनाए, जायगोट से फिर यहाँ पर एम्ब्रियो बना, और फिर यहाँ पर सीड बन के तैयार हो गया, ये नॉर्मल है। तो ये सोमेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये जो फ्यूजन हो रहा है ये किसके बीच में हो रहा है, ये रिप्रोडक्टिव सेल के बीच में हो रहा है। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल जो है ना वो फ्यूजन हो रहा है, उनका फ्यूजन हो रहा है, उसलिए उसको कहा अपन ने फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर देखो नाम से समझ में आ रहा है सोमेटिक फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सोमेटिक सेल जो है ना वो फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं सोमेटिक फर्टिलाइजेशन। मतलब सर सोमेटिक सेल फ्यूज होते हैं कैसे, क्या हुआ ये बताओ। चलो देखो भाई, मान लीजिए किसी के बीच में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, कोई दो प्लांट है उनके बीच में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आलू और टमाटर है, टोमेटो है, इसका क्रॉस अपन आलू के साथ कराएं, क्या पॉसिबल है? नॉर्मल क्रॉस पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल अगर इसका क्रॉस कराओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन यहां पर पॉसिबल नहीं। तो क्या करें अपन, एक काम करते हैं, इसका एक सोमेटिक सेल ले लेते हैं, ठीक है, और इसका एक सोमेटिक सेल ले लेते हैं, इन दोनों सोमेटिक सेल को आपस में अपन लोग फ्यूज करा देते हैं, और यहां पर एक नया प्लांट डेवलप कर देते हैं। ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे, ऐसे प्लांट को बोलेंगे पोमैटो। क्या रियल में ऐसा कोई प्लांट होता है क्या? बिल्कुल होता है, आप गूगल पे जाके सर्च करना, ऐसा भी प्लांट होता है, हालांकि वो कमर्शियल लेवल पर उतना इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन है। इसी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इस टेक्निक को क्या बोलेंगे, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो यहां पर इस सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करके यहां पर ये पोमैटो जैसा प्लांट डेवलप किया गया है। ये एग्जांपल रेली में एग्जिस्ट करता है, पोमैटो, पोमैटो नाम का एक है। पोमैटो मतलब ऐसा प्लांट जिसमें नीचे आलू होंगे ऊपर टमाटर होंगे, ऐसा सच में एग्जिस्ट करता है, पर वो कमर्शियल लेवल पर अवेलेबल नहीं है। अब करते क्या है इसमें, जरा वो देखो कि भाई दो प्लांट है अपने पास, एक प्लांट है ए और एक प्लांट है बी, इनके बीच में हमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कराना है। तो क्या करना रहेगा भाई, एक प्लांट है, इसमें से हमने ले लिया क्या, सोमेटिक सेल। अभी प्लांट है सोमेटिक सेल, तो ये हमने ले लिया, तो भाई प्लांट है इसका, तो ऐसा सेल होगा इसके पास, ये रहा वो सेल, ठीक है, प्लांट लिया ना तो प्लांट का ये सेल होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है साहब, सर इसको प्रोटोप्लास्ट में हमें कन्वर्ट करना है, प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट करना, हाँ प्रोटोप्लास्ट में क्योंकि क्या है भाई, इसके ऊपर ये सेल वॉल आप देख रहे हो ना, ये दिक्कत देने वाली है। सेल वॉल चूंकि कैसी होती है, डेड होती है, तो दो सेल वॉल की अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो वो यहां पर फ्यूज नहीं हो पाएगी। ऐसी हमें यहां से भी अगर हम सेल निकालें, यहां से भी हमने सोमेटिक सेल ले लिया, तो इसका सेल भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा, वो भी तो प्लांट ही है। यहां पर भी क्या होगी, ये सेल वॉल प्रेजेंट होगी, तो इन दोनों को अगर आपस में जोड़ोगे तो ये फ्यूज नहीं होंगे क्योंकि इनके पास सेल वॉल है। तो सबसे बड़ी समस्या है सेल वॉल की। तो सबसे पहली स्टेप जो यहां पर रहेगी वो क्या रहेगी कि सेल वॉल को रिमूव करो। सबसे पहली स्टेप रहेगी रिमूवल ऑफ दी सेल वॉल। इस सेल वॉल को आप यहां से हटाओ,
और ये बात मैंने आपको बताई थी, जेनेटिक्स वाले लेक्चर में बताई थी कि अगर सेल वॉल को आप हटा देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो आप जैसे ही सेल वॉल को हटाओगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ये क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। यानी कि अब इसको आपने हटा दिया तो अब नॉर्मल क्या बचेगा, ये बचेगा, एक प्लांट सेल बचा, एक ये बचा। ये क्या है, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन है, अब इसकी सेल वॉल नहीं रही। ये भी सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये भी एक प्रोटोप्लास्ट है, बस फर्क ये प्रोटोप्लास्ट ए का है और ये प्रोटोप्लास्ट बी का है। ये नेकेड सेल हैं, कैसे सेल हैं, नंगे सेल है, ये नेकेड सेल है, इनकी सेल वॉल जो है वो रिमूव कर दी है। तो एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सेल वॉल को रिमूव कैसे किया आपने, किस एंजाइम का आपने इस्तेमाल किया। तो सेल वॉल को रिमूव करने के लिए यहां पर हम लोग एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, यही लिख लो, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो एंजाइम है यहां पर मेसिरोजाइम एंजाइम। मेसिरोजाइम, हमारे बायोवा के अंदर तो इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे हद से ज्यादा। मेसिरोजाइम एंजाइम है, या फिर पैक्टिनेज एंजाइम है, या फिर सेलुलोज एंजाइम है, सॉरी सेलुलेज एंजाइम है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिनका यूज करके अपन सेल वॉल को यहां से हटा देते हैं, यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, याद रखना। अब यहां पर क्या बन गया, ये प्रोटोप्लास्ट बन गया। इन दोनों प्रोटोप्लास्ट का हमें करना है क्या, यहां पर फ्यूजन। इन दोनों का हम लोग आपस में फ्यूजन कराएंगे। क्या ऐसे ही फ्यूजन हो जाएगा कि भाई दोनों को जोड़ दो फ्यूज होगा, नहीं, कुछ यहां पर केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। फ्यूजन कराएंगे बाय यूजिंग द पीईजी। पीईजी का मतलब होता है पॉली इथिलीन ग्लाइकोल, इसका इस्तेमाल करोगे। साथ ही साथ में अपन को यहां पर हाई पीएच हाई कैल्शियम कंसेंट्रेशन भी यूज करना पड़ेगा। हाई पीएच हाई कैल्शियम कंसेंट्रेशन, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेंट्रेशन ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। अब क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे करना है, उतना डिटेल में नहीं जाना, बस ये याद कर लेना कि फ्यूजन यहां पर कैसे होगा। यहां पर एक केमिकल होगा पीईजी, और उसके साथ साथ हमें एक ऐसा सॉल्यूशन इस्तेमाल करना है जिसका पीएच ज्यादा हो, उसमें कैल्शियम ज्यादा हो, तो यहां पर ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे। ठीक, इसको याद रखिएगा। ऐसे ही यहां पर मान लीजिए आप सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो, तो यहां पर सोमेटिक वेरिएशन भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है साहब। नॉर्मल वेरिएशन आ सकता है, तो इसमें भी आ सकता है, सोमेटिक वेरिएशन उसको बोलते हैं। ये भी हेरिटेबल ही होता है, ध्यान रखना, टिश्यू कल्चर के दौरान होता है। ये भी सडन हेरिटेबल चेंजेस होते हैं इन दी सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में है ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के दौरान ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर, इसको आप लोग याद रखें। और देखो एक और टर्म, चलो यही लिख लो, जगह है काफी सारी। एक टर्म है साइब्रिड। साइब्रिड, हाइब्रिड तो सुना था सर, ये साइब्रिड क्या होता है, इसको भी ध्यान से सुनना। साइब्रिड, साइब्रिड का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। साइब्रिड का मतलब क्या होता है, साइब्रिड का मतलब होता है कि ये एक साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एक स्पीसीज का न्यूक्लियस लेना है और दूसरे स्पीसीज का मैं साइटोप्लाज्म लेना है। मतलब समझो इस चीज को, साइब्रिड कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए एक प्लांट है ए और एक प्लांट है बी, यहां से हमने कोई भी सोमेटिक सेल ले लिया। ठीक है साहब, ये सोमेटिक सेल ले लिया, इसमें से हम केवल और केवल इसका न्यूक्लियस बाहर निकालेंगे। ओनली न्यूक्लियाई एक्सट्रैक्ट, केवल न्यूक्लियाई, बाकी का जितनी भी चीजें थी उसको हमने हटा दिया, केवल और केवल इसका न्यूक्लियस ले लिया। यहां से हमने सोमेटिक सेल लिया है। ठीक है, इस सोमेटिक सेल के अंदर न्यूक्लियाई भी है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है, दोनों चीजें इसके अंदर है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है। अरे नहीं, थोड़ा उल्टा बोल गया मैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म दोनों का करना है ना। इसमें से हम लोग क्या करना है, न्यूक्लियस को हटा देना है। अरे 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 अरे, इसमें से हमने क्या करना है, न्यूक्लियस को रिमूव कर देना है। इसमें से हमने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक ऐसा सेल बचा है जिसके पास केवल और केवल साइटोप्लाज्म है। द सेल हैव ओनली साइटोप्लाज्म, उसके पास केवल और केवल क्या है, साइटोप्लाज्म बचा है। ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं इन्यूक्लिएटेड सेल। इसको क्या बोलेंगे, ई न्यूक्लिएटेड सेल, जिसमें से न्यूक्लियस को हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। यानी कि ये अपना कैसा सेल है जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, और ये एक ऐसा सेल है
जिसके अंदर न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है। यहां पर दोनों चीजें हैं। इन दोनों का हमको यहां पर क्या करना है, फ्यूजन करना है। आ गई बात समझ में? यानी एक तरफ ऐसा सेल है जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, एक तरफ ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है। इसमें न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों है और यहां पर केवल और केवल साइटोप्लाज्म है, ए और बी। इनका आप लोग फ्यूजन करोगे तो बनेगा यहां पर क्या, साइब्रिड। यानी कि साइब्रिड के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो केवल एक स्पीसीज का होगा, फ्रॉम अ स्पीसीज, क्योंकि हमने एक का तो हटा ही दिया। और जो साइटोप्लाज्म होगा वो दोनों स्पीसीज का होगा, एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम बोथ स्पीसीज। आ गई बात समझ में? इसको कहते हैं साइब्रिड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। साइब्रिड का मतलब एक स्पीसीज का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों स्पीसीज का होता है। क्लियर? चलो अब बात करें हम लोग यहां पर आर्टिफिशियल सीड की। आर्टिफिशियल सीड, इसको समझते हैं भाई, आर्टिफिशियल सीड क्या होता है। पहली चीज तो आर्टिफिशियल सीड या इसी को सिंथेटिक सीड भी अपन बोल सकते हैं। ये जो है ये कैसे बनता है, या पहले तो बताएं कि इसका जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? वो दिया था मुराशिग ने। क्या आर्टिफिशियल सीड जैसी भी कोई चीज हो सकती है, ये कंसेप्ट दिया था मुराशिग। मुराशिग ने दिया था। होता क्या है आर्टिफिशियल सीड के अंदर, नॉर्मली बिल्कुल जैसे ट्रू सीड होता है। नॉर्मली देखो, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सीड है या फिर मैं कहूं एक ट्रू सीड है, तो ट्रू सीड के अंदर क्या होता है? ट्रू सीड के अंदर भाई यहां पर एम्ब्रियो होगा, ठीक है, साथ साथ में एंडोस्पर्म होगा जो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा, और बाहर क्या होती है, बाहर सीड कोट होती है। यही चीजें होती है एक नॉर्मल सीड के अंदर। वहीं अगर मैं यहां पर आर्टिफिशियल सीड बनाऊं तो उसमें हमको क्या चाहिए, आर्टिफिशियल सीड जो है ना उसके अंदर भी एम्ब्रियो होगा, लेकिन वो एम्ब्रियो जो है वो हमने कहां डेवलप किया होगा, वो एम्ब्रियो हमने डेवलप किया होगा प्लांट टिश्यू कल्चर में। यानी कि यहां पर हमको क्या लेना है, एक सोमेटिक एम्ब्रियो लेना है। मान लीजिए ये रहा सोमेटिक एम्ब्रियो, ये सोमेटिक एम्ब्रियो रहा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस सोमेटिक एम्ब्रियो को कवर करना है, क्योंकि जैसे यहाँ पर सीड कोट है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सूटेबल मटेरियल होता है, उससे हम लोग कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको मैंने ऐसे कवर कर दिया, इसको मैंने कवर कर दिया। काय से कवर किया है, कवर्ड विद द सूटेबल जेलिंग एजेंट। कोई जेलिंग एजेंट मैंने ले लिया या कोई भी मटेरियल ले लिया, वो कौन सा मटेरियल ले लिया वो भी मैं आपको बताता हूं। उससे मैंने इसको कवर कर दिया, यानी कि जो सोमेटिक एम्ब्रियो है उसको मैंने कवर कर दिया, बन गया यहां पर। अब ये क्या लिया है, ये जो अपन ने कवरिंग मटेरियल लिया है वो कवरिंग मटेरियल क्या है, इससे आ जाता है क्वेश्चन कि आर्टिफिशियल सीड के अंदर जो सोमेटिक एम्ब्रियो होता है उसको कवर करने के लिए कौन सा कवरिंग मटेरियल है। तो आप यहां पर अगार का इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहां पर कार्जिनिन का इस्तेमाल कर सकते हो। कार्जिनिन, ध्यान रखना, अगार और कार्जिनिन, और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एक क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम एल्जीनेट। ये याद रखो, कैल्शियम एल्जीनेट, ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो करना कुछ भी नहीं है, प्लांट टिश्यू कल्चर में से जो अपना एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो के ऊपर इसकी कवरिंग कर दो, बन गया आर्टिफिशियल सीड। क्लियर? ये तो कहानी खत्म होती है प्लांट टिश्यू कल्चर की। अब आते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे, तो मैं आपको टू द पॉइंट चीजें बताता हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। क्योंकि आप तो को समझने की बात करोगे तो फिर वो एमएससी में पहुंचना पड़ेगा, आपको प्रॉपर बायोटेक या जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, यहाँ पर एक एक वेक्टर को 2-2 घंटे तक पढ़ाया जा सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको आधे 1 घंटे के अंदर ये पूरा खत्म कर दूं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में कहते हैं इसको हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, आल्सो कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी को कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो इसी को कहा जाता है। करते क्या है भाई, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट का मतलब हो गया कि हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डीएनए ला करके ऐड कर दिया। थोड़ा समझो, देखो
ये मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में से हमने डीएनए बाहर निकाला, ये रहा साहब इसका डीएनए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई बैक्टीरिया है, ये रहा हमारे पास कोई बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में से भी हमने इसका डीएनए बाहर निकाला, ये रहा भाई इसका डीएनए। अब हमने क्या किया, इसके डीएनए को थोड़ा सा कट किया, यहां से एंजाइम की मदद से इसके डीएनए का एक छोटा सा पार्ट निकाला और इसमें ला करके हमने क्या कर दिया, उसको इंसर्ट कर दिया, यहां ला करके इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट कर दिया तो इंसर्ट करने के बाद ये डीएनए कैसा हो जाएगा, ये डीएनए कुछ ऐसा नजर आएगा। ये नॉर्मल तो था ही, उसमें कुछ पार्ट जो है वो बाहर का भी है, ये भी है। तो ये जो डीएनए है, अब ये डीएनए चेंज हो चुका है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए इसको हम लोग बोल सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि वो जीन जो इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है वो हम इसके अंदर इंसर्ट कर सके, तो वही जीन अब यहां पर भी काम करेगा और वो चीजें प्रोड्यूस होंगी। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर अपन बात करें तो बीटी कॉटन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। उसके अंदर हमने क्या किया था, बीटी कॉटन में क्या होता है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया है, उसमें से हमने एक डीएनए लेते हैं, उसका जीन लेते हैं जो कि एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। उस जीन को ले जाकर के हमने क्या किया, कॉटन के डीएनए में इंसर्ट कर दिया। तो वो क्या था, डीएनए को हमने मॉडिफाई कर दिया, यानी कि वो आर डीएनए कर दिया हमने, उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। तो वो टेक्निक क्या थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी, यही है। तो ये जो पूरी की पूरी आर डीएनए टेक्नोलॉजी है ना, ये 4 चीजों पर बेस्ड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 4 चीजों पर बेस्ड है, या फिर अपन कहें इसके जो कंपोनेंट है ना बस वो 4 हैं। कौन कौन से है भाई, सबसे पहला तो है एंजाइम, बिना एंजाइम के तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई आप डीएनए को काटोगे कैसे, एक जगह से डीएनए निकालना है, अब डीएनए को निकालने के लिए भी ढेर सारे एंजाइम होते हैं, फिर डीएनए को काटना है, काट करके दूसरे डीएनए में जोड़ना है, तो काटने कैसे काटोगे, कैंची थोड़ी ना आपके पास काटने की, कुछ एंजाइम से काटोगे। फिर उसको अपन को वेक्टर चाहिए भाई, एक ऑर्गेनिज्म से, जैसे मैंने कहा कि ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर मुझे डीएनए डालना है, तो अपन खुद तो ही डाल पाएंगे, यहां से पहुंचाने के लिए हमें कोई वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। एक वेक्टर होगा जो यहां से डीएनए ले जाकर के इसके अंदर जाएगा, बिना वेक्टर के काम नहीं करेगा। तो एक वेक्टर सिस्टम हमको यहां पर चाहिए, वो भी हम लोग देखेंगे कौन कौन से वेक्टर सिस्टम होते हैं। इसके अलावा वो जीन हमको चाहिए जिसको ट्रांसफर करना है, जिसको हम लोग बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमारा पसंद का वो जो जीन है वो, जिसको हमें क्लोन करना है वो, और होस्ट जिसके अंदर हमें वो इंट्रोड्यूस करना है वो, तो होस्ट। ये 4 चीजें हैं, इन चारों चीजों पर ही पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड है। पहले बात करते हैं एंजाइम, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंजाइम्स यूज्ड इन द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें यहां पर जो मोस्ट पॉपुलर एंजाइम है उनकी बात करें। वैसे तो 4 कैटेगरी में अपन डिवाइड कर रहे हैं इन एंजाइम्स को, ऐसा कर लो, चलो 4 कैटेगरी में इनको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। एक तो है न्यूक्लियेजेस एंजाइम, कौन से एंजाइम, न्यूक्लियेजेस एंजाइम। एक है लाइगेजेस एंजाइम, लाइगेजेस एंजाइम कौन से होगा, लाइगेजेस। एक है पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। और एक है मॉडिफिकेशन करने वाले एंजाइम्स, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स जिनको हम लोग बोल सकते हैं, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। ये बेसिकली 4 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में या आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम इसी की बात करें, न्यूक्लियेजेस। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है न्यूक्लियेजेस, ये वो एंजाइम है जो कट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, एंजाइम्स दैट कट द न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है, ये तो सबको पता है। यानी कि डीएनए को कट करने वाले एंजाइम अलग और आरएनए को कट करने वाले एंजाइम अलग। डीएनए को कट करने वाले एंजाइम को हम लोग बोलते हैं डीएनएज,
फर्स्ट इसमें होता है। आरएनए को कट करने वाले एंजाइम को बोलते हैं आरएनएज। जैसे आरएनएज, ये बहुत पॉपुलर एंजाइम है, इनको याद रखना। आरएनएज हो गया, एक आरएनएज क्या बोलते हैं एच होता है, आरएनएज एच करके है। ये कुछ पॉपुलर एंजाइम है जो आरएनए को कट करने वाले हैं। ये पॉपुलर एंजाइम है जो डीएनए को कट करने वाला है। यहां पर डीएनएस की अगर हम बात करें तो ये 2-3 टाइप के होते हैं, खास करके स्पेशली 2 टाइप के। ये वाला जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि अपन को मेन डीएनए को ही तो कट करना है। तो जो डीएनएज एंजाइम है ये बेसिकली कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। एक होता है एंडोन्यूक्लियस और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। एक एंडोन्यूक्लियस है और एक एक्सोन्यूक्लियस है। मेन हमको कट क्या करना है? डीएनए तो कट करना है, डीएनए को कट करके यहां से वहां लेके जाना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई एंजाइम है तो वो यही है। एक एंडोन्यूक्लियस होता है और एक एक्सोन्यूक्लियस होता है। अब देखो जरा, जैसे ये डीएनए है, अब हमें यहां पर कोई चीज कट करनी है, तो कट यहां पर 2 तरीके से हो सकती है। एक तो होता है भाई टर्मिनल पार्ट कट करो। जब मान लीजिए आपको ऊपर वाला हिस्सा चाहिए तो आपको केवल एक जगह कट करना है, ऊपर तो कट करने की जरूरत नहीं, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो ये टर्मिनल पोर्शन को कट करना है तो उसके लिए होता है कौन सा? एक्सोन्यूक्लियस। ये कट करता है डीएनए को एट टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट से कट करता है, यानी कि इसको केवल एक ही कट की रिक्वायर होती है। रिक्वायर्ड ओनली 1 कट। केवल एक बारी तो कट करना है बस, डीएनए अलग, केवल एक कट करना है अलग। तो डीएनए टर्मिनल पोर्शन से कट करना है तो एक्सोन्यूक्लियस। और मान लीजिए मुझे बीच में से कुछ चाहिए, तो जैसे मान लीजिए मुझे इतना पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट जो है वो मुझे चाहिए, यहां पर इतना वाला पार्ट अगर मुझे चाहिए तो फिर मुझे 2 कट करने पड़ेंगे। एक कट ये करना पड़ेगा, एक कट ये करना पड़ेगा। तो ये वाला है, अगर मुझे मिड पोर्शन चाहिए तो फिर उसके लिए मुझे ये वाला चाहिए। ये कट करेगा डीएनए को एट द मिड पोर्शन। मिड पोर्शन से कट करना है तो ये है, इसको लगते हैं 2 कट की रिक्वायरमेंट। रिक्वायर 2 कट टू सेपरेट दी डीएनए। डीएनए को अलग करने के लिए हमें यहाँ पर 2 कट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि जो डीएनए की फ्रेगमेंट है उसको अलग करने के लिए यहाँ पर 2 कट की रिक्वायरमेंट लगेगी, वहां पर 1 कट में काम हो जाता है। ये है बेसिकली दोनों की दोनों एंजाइम बेसिकली कट करते क्या है, किस चीज को कट करते हैं? ये दोनों की दोनों एंजाइम कट करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। बोथ एंजाइम कट दी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब अगर आप लोगों को कभी डीएनए आपने पढ़ा हो ठीक से डिटेल में तो वहां पर आपको पता होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां होता है, क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको तोड़ने का काम करता है ये। तो वहां से डीएनए जो है वो अलग हो जाता है, कट हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहां पर ये क्या कर रहा है? डीएनए को तोड़ रहा है। डीएनए को तोड़ रहा है, इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या हो गया? डीएनए को काटने वाली कैंची हो गई। और डीएनए बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल की चीज हो गई, तो इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है। लिख लेना, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर की स्पेलिंग ठीक है क्या? देख लेना। सीजर मतलब कैंची की बात कर रहे हैं अपन। सीजर SCI होता है ना, ऐसा कुछ सीजर में, SCISSOR ऐसा कुछ बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। तो मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोला जाता है? इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को बोला जाता है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहला फर्स्ट डिस्कवर्ड मॉलिक्यूलर एंजाइम कौन सा, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा है? सबसे पहला डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सबसे पहली जिसकी डिस्कवरी की गई थी वो था हिंड। हिंड का मतलब होता है HIND, सेकंड। ये सबसे पहला है। याद करना हिंड का पूरा फुल फॉर्म क्या है, उसके चक्कर मत पड़ो। हिंड ने इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। डिस्कवर किसने किया था? आर्वर, स्मिथ और नाथन ने। डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट थे, आर्वर, स्मिथ और नाथन। पूरा नाम तो इनका अलग ही है, बस आप तो ये नाम याद रखना, इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये ध्यान रखिएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्कवर किया था आर्वर, स्मिथ और नाथन ने। ये किया था 1970 में।
और ये डिस्कवरी इतनी बड़ी है भाई, क्योंकि अगर ये डिस्कवर नहीं होता तो आज जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो भी डिस्कवर नहीं होती। एक तरह से अपन माने कि भाई पूरी की पूरी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो बेसिकली इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर बेस्ड है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1978 में। एक तरह से हम बात करें कि ये जो डिस्कवरी है बेसिकली वो नींव है। दिस डिस्कवरी becomes the foundation of आरडीएनए टेक्नोलॉजी। पूरी की पूरी जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है वो इसी डिस्कवरी पर तो टिकी हुई है। अगर ये एंजाइम ही नहीं होता तो हम डीएनए को काटते कैसे? बिना डीएनए को काटे तो हो ही नहीं सकता काम, तो सब कुछ यहीं पर होता है। अच्छा, ये कहां पाए जाते हैं? ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बैक्टीरिया वगैरह के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये कहां देखने को मिलेंगे? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इनका जो मेजर सोर्स है वो है बैक्टीरिया। ज्यादातर अपन को बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये क्या करते हैं? ये डीएनए को कट करते हैं और ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। साहब बैक्टीरिया के पास भी तो अपना खुद का डीएनए होता है, तो ये उसके खुद के डीएनए को क्यों नहीं कट कर देते? कॉमन सेंस है भाई। जैसे कि ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया के अंदर मान लीजिए डीएनए हो गया उसका, और मान लीजिए यहां पर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। कौन सा है भाई? ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और ये बैक्टीरिया का डीएनए है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? डीएनए को कट करता है। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपने खुद के डीएनए को कट नहीं करेगा। डू नॉट कट ये क्या बात हुई भाई? क्यों नहीं करेगा? डू नॉट कट इट्स ओन डीएनए। अपने खुद के डीएनए को ये कट नहीं करता। इतनी समझदार तो है। क्यों नहीं कटता? क्यों भाई? ऐसा क्या है वहां पर पहचानने के लिए जो ये कट नहीं कर पाता? ये बहुत डिटेल लेवल का क्वेश्चन है। आपके नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो शायद आए भी ना। यहां पर होता है डीएनए मिथाइलेशन। याद रखना रीजन क्या है यहां पर? डीएनए मिथाइलेशन का है। बस इतना सब शब्द याद रख लो बस, डीएनए मिथाइलेशन। आपसे अगर कोई पूछ ले इस तरह की, अगर कभी डिस्कशन हो रहा हो दोस्त यारों के साथ, तो आप इतना तो बता ही सकते हो कि भाई जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए को काटता है और वो खुद कहां पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन वो अपने खुद के डीएनए को कभी नहीं काटता। भाई उसका काम तो डीएनए को काटना है, तो जैसे ही डीएनए देखे काट दे। तो बैक्टीरिया के पास अपना खुद का डीएनए, तो अपने खुद के डीएनए को क्यों नहीं काटता? ये इसलिए नहीं काटता क्योंकि वहां पर डीएनए मिथाइलेशन होता है। वहां पर क्या होता है? डीएनए मिथाइलेशन, जो खुद के डीएनए को काटने से रोकता है। इसको याद रखो। अब चलते हैं अगले एंजाइम पर, वो है लाइगेज। सॉरी, लाइगेजेस। लाइगेज एंजाइम क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने तोड़ने का काम किया, इसका काम है जोड़ने का। जॉइन द डीएनए फ्रेगमेंट। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ने का काम कौन करता है भाई? वो लाइगेज एंजाइम करता है। इसको आप लोग याद रखें। जैसे वहां पर क्या हो रहा था? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ा जा रहा था। ये क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। ये कैसे तोड़ेगा? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ करके बना देगा। भाई वहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से उनको अलग किया जा रहा था, यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को वापस से बना करके और डीएनए को फिर से अपनी जगह पर जोड़ देते हैं। ठीक है। तीसरा है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम ये तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह में बताया था। एक होता है जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये क्या करता है? ये डीएनए फॉर्मेशन करता है। जो नई स्ट्रैंड होती है डीएनए की उसको बनाता है। इट फॉर्म या इट सिंथेसाइज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। टेम्पलेट स्ट्रैंड की मदद से ये एक नई डीएनए स्ट्रैंड बना देता है। ये डीएनए पॉलीमरेज है। ऐसे आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो आरएनए बना देता है। ये चीजें रहती हैं बेसिकली। ये एंजाइम क्या करते हैं? जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये डीएनए को कैसे बनाते हैं? ये भाई यहां पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं, जैसे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन पूछ लेते कहां ऐड करते हैं? ये ऐड करते हैं 3-OH एंड पर। नहीं समझ में आया हो तो खाली याद कर लेना बस। और जिन लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। खास करके अपने प्लांट साइंस वाले बच्चों के लिए तो ये बच्चों का खेल है। तुरंत समझ गए होंगे, अरे सर ये तो क्या बात कर रहे हो। हमने वहां जो पढ़ाया है वो मतलब एकदम
ऊंचे लेवल का पढ़ा है, अब तो बस रिजल्ट का इंतजार है कि रिजल्ट कब आ जाए अपना उसका। पेपर तो बच्चों का बहुत अच्छा गया है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को 3' एंड पर ये ऐड कर देता है और वहां पर चेन एलोंगेशन होता है। यहाँ पर डीएनए डायरेक्शन की जो सिंथेसिस होती है, डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस के यहाँ पर किस डायरेक्शन में ये डीएनए को बनाता है, तो ये बनाता है 5 to 3' डायरेक्शन में। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। ये पॉलीमरेज एंजाइम है। ऐसे ही एक टैक पॉलीमरेज भी होता है, वो पीसीआर में इस्तेमाल होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी पीसीआर समझाएंगे तब बताएंगे। और फोर्थ कैटेगरी कौन सी है यहाँ पर, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम की। ऐसे भी ढेर सारे एंजाइम है जो डीएनए को मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर एंजाइम है एक एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जिसको एपी बोलते हैं शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। ये क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है 5' एंड से। इट रिमूव, नाम से समझ में आ रहा है फॉस्फेटेज, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना उसको रिमूव करेगा। कहां से रिमूव करता है, डीएनए के 5' एंड से रिमूव करता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्कलाइन पीएच पर एक्टिव होता है ये, एक्टिव एट एल्कलाइन पीएच। इसको काम कराने के लिए हमें एल्कलाइन पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये काम करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ऐसी एक टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, टर्मिनल ट्रांसफेरेज एंजाइम है, ये भी डीएनए को मॉडिफाई करने का काम करता है। ये टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम ये ऑलिगो अपना ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको जोड़ता है 3' OH पर। ये बेसिकली इस्तेमाल होता है डीएनए क्लोनिंग में, डीएनए की जो क्लोनिंग होती है ना उसमें इस्तेमाल होता है। ये ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड को 3' OH एंड पर। न्यूक्लियोटाइड, ऐड द न्यूक्लियोटाइड एट 3' OH एंड पर, ये वाला टर्मिनल ट्रांसफेरेज एंजाइम, यानी ऊपर जाकर के जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए ढेर सारे एंजाइम्स। अब चलते हैं हम लोग यहां पर क्लोनिंग वेक्टर और होस्ट पर। क्लोनिंग वेक्टर एंड होस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लोनिंग वेक्टर जो होते हैं ना वो एक प्रकार से व्हीकल की तरह काम करते हैं। भाई डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करेगा, क्लोनिंग वेक्टर ही करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है, क्लोनिंग वेक्टर खुद अपने आप में एक डीएनए है। क्लोनिंग वेक्टर क्या है, क्लोनिंग वेक्टर इटसेल्फ अ डीएनए मॉलिक्यूल। वो क्या है, वो एक डीएनए मॉलिक्यूल ही तो है जो कैरी करता है फॉरेन डीएनए को दूसरी जगह पर ले जाने में, यानी होस्ट सेल के अंदर ले जाकर के उसको रेप्लिकेट कराने में हेल्प करता है। ये वो मॉलिक्यूल है जो अपने अंदर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर लेता है। इट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल इन विच फॉरेन डीएनए इंसर्टेड, जिसके अंदर फॉरेन डीएनए जो है वो इंसर्टेड होता है, जिसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं और बाद में जाकर के ये होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है, विच इज फर्दर कैपेबल ऑफ replicating itself in the host cell। इसको कहते हैं हम लोग वेक्टर, जिससे ढेर सारी कॉपी जो है वो बन सके रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। क्यों रेप्लिकेट करना है भाई, हमको ढेर सारी कॉपी बनानी है, टू प्रोड्यूस दी मल्टीपल कॉपीज ऑफ आर डीएनए। आर डीएनए की हमको मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो वो हम इससे बना सकते हैं। यानी कि ये व्हीकल की तरह है जो कि फॉरेन डीएनए को कैरी कर रहा है एक सेल से दूसरे सेल में। क्लोनिंग वेक्टर क्या है भाई, एक गाड़ी की तरह है, एक व्हीकल की तरह है ये। इट इज अ व्हीकल टू कैरी द फॉरेन डीएनए, जो फॉरेन डीएनए को कैरी करता है फ्रॉम अ सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने का, यानी कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में ले जाने का काम कौन करता है, ये क्लोनिंग वेक्टर करता है। ज्यादातर क्लोनिंग वेक्टर जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, उनको खुद को बनाया गया है। मोस्टली ध्यान रखिएगा जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं वो खुद कैसे हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, उनको खुद को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बनाया गया है।
आप ये मान करके चलो, ऐसा मान लो कि क्लोनिंग वेक्टर अगर नहीं है तो मॉलिक्यूलर जीन क्लोनिंग एक तरह से इम्पॉसिबल टाइप की है। अब यहां पर हम बात करें टाइप्स की, टाइप्स ऑफ द वेक्टर। ढेर सारे टाइप के वेक्टर हैं और यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि कौन सा वेक्टर कितने साइज का डीएनए अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है। जैसे यहां पर हम बात करें सबसे पहले प्लाज्मिड की, ढेर सारे टाइप के हैं, जैसे प्लाज्मिड है, कॉस्मिड है, फेजमिड है, बैक्टीरियोफेज है, आपका ये क्या बोलते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। तो सबसे पहले हम बात करें प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज द मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे कॉमन टाइप का अगर कोई वेक्टर है तो वो प्लाज्मिड है, और यूजुअली आपको सभी बैक्टीरिया में देखने के लिए मिल जाता है, यूजुअली सभी बैक्टीरिया में देखने को मिल जाता है बहुत इजीली। इसमें डीएनए हम कितना इंसर्ट कर सकते हैं, बस ये जरूर याद रखिएगा, कितना डीएनए बेसिकली ये कैपेबल है, होल्ड अप कर सकता है। तो ये कर सकता है अप टू दी 10 KB साइज, बस ये इतना याद रखना। प्लाज्मिड के अंदर कितना डीएनए इंसर्ट किया जा सकता है, 10 KB तक का। एग्जाम्पल जरूर लिख लो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आज भी बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, PBr32, PBr 322, इससे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कोई प्लाज्मिड वेक्टर अभी तक बना ही नहीं है, भयंकर इस्तेमाल किया जाता है इसको। ऐसी एक PUC18 करके है एक, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। F प्लाज्मिड है, कॉल प्लाज्मिड है, F प्लाज्मिड भी आता है, एक कॉल प्लाज्मिड भी आता है, ये भी है। ये वाला जो प्लाज्मिड है इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूं। PBr 322 प्लाज्मिड, इसके बारे में 2-4 चीजें लिख लो, अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। PBr ये बताया जाता है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला अगर कोई क्लोनिंग वेक्टर है तो वो यही है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड वेक्टर अगर कोई है तो वो यही है। और ये अपन को मिलता है ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई के अंदर देखने को मिलेगा, याद रखना। यहां पर ये जो PBr 322 ये कैसा नाम हुआ, ये क्या है, इसका थोड़ा देखें अपन। PBr 322 इसका पूरा मतलब क्या है, देखो यहां पर पहले तो है स्मॉल p, स्मॉल p का मतलब क्या है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। यहां पर ये जो B और R, इसका क्या मतलब है, B और R यहां पर साइंटिस्ट के नाम है। ये B का मतलब है बॉलिवर, एक साइंटिस्ट है यहां पर बॉलिवर, और R का मतलब है यहां पर रोड्रिगुएज, साइंटिस्ट का नाम है रोड्रिगुएज, रोड्रिगुएज। ये दोनों क्या हो गए, साइंटिस्ट हो गए जिसने इनको बनाया था। और 322 क्या है, 322 वो नंबर है जो साइंटिस्ट ने दिया है, एक तरह से न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन है, न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन है। इस तरीके से यहां पर इसका नामकरण किया गया है, ठीक है, याद रखना। मोस्ट स्टडीड प्लाज्मिड अगर कोई है तो वो यही है, दिस इज द मोस्ट स्टडीड प्लाज्मिड, सबसे ज्यादा स्टडी किया गया प्लाज्मिड भी यही है, सबसे ज्यादा स्टडी किया गया। इसके अंदर पाए जाते हैं 4362 बेस पेयर, इसको भी लिख लेना, 4362 बेस पेयर लंबा होता है, क्लियर। चलो अगले प्लाज्मिड पर आ जाओ, बैक्टीरियोफेज। हम सभी जानते हैं बैक्टीरियोफेज क्या है, एक बैक्टर है, वो सॉरी एक वायरस है, एक वायरस है जो किसको किल करता है, जो ईट करता है बैक्टीरिया को, वायरस ईटिंग बैक्टीरिया। अरे गलत कर दिया अपन ने, ऐसे तो बैक्टीरिया समझ में आ रहा है, वायरस दैट ईट बैक्टीरिया, ऐसे लिखो। आपको पता है हमारी गंगा नदी जो है ना, उसके अंदर कभी बैक्टीरिया क्यों नहीं पनपते। आप गंगा नदी के पानी को सालों साल तक अपने घर में रखे रहो, उसमें कभी बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, उसका साइंटिफिक रीजन है बैक्टीरियोफेज, क्योंकि गंगा नदी के अंदर ये बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस पाए जाते हैं। ये हम इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इस बात की टेंशन मत लेना कि अरे ये तो इसके अंदर है फिर हमको पहुंच गए नुकसान, तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को खाते हैं। अब ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन टाइप की जो बैक्टीरियोफेज है ना, एक तो है लैम्डा फेज, ये कैसा नाम हुआ, नाम है तो है लैम्डा फेज, इसको ऐसे भी बोल सकते हो लैम्डा फेज। और एक है M13 फेज। ये दो टाइप के जो बैक्टीरियोफेज हैं, एक लैम्डा फेज और एक M13 फेज, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, सबसे ज्यादा। यहां पर अपन कितना डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं, बस वो याद रखो। इसमें जो डीएनए इंसर्ट है वो है अप टू दी 53 KB, ये अपर लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो।
और लोअर लिमिट है इसकी 20 केबी की, उससे छोटा भी नहीं कर सकते। लोअर लिमिट है 20 केबी, यानी 20 केबी से लेकर के 53 केबी के बीच तक का अगर है यहां पर डीएनए तो वो इसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो। फिर आ जाओ कॉस्मिड। कॉस्मिड, अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, कॉस्मिड कॉस्मिड है, और एक और लिखो, इन साथ में लिख लो फेजमिड, ताकि साथ में समझ में आ जाएगा। फेजमिड, ये दोनों जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक कॉस्मिड है, कॉस्मिड क्या है, बेसिकली हाइब्रिड है, ये प्लाज्मिड का प्लस लैम्डा फेज वाला जो बैक्टीरियोफेज है ना उसका हाइब्रिड है ये। उन दोनों से मिलकर के इसको बनाया है, किसको, कॉस्मिड को। ध्यान रखना कॉस्मिड, ये कॉस्मिड कितना होल्ड कर सकता है डीएनए इंसर्ट, 45 केबी तक का। इसमें डीएनए इंसर्ट कर सकते हो आप 45 केबी तक का। और ये कैसे बनाया है, ये भी प्लाज्मिड का बना है, लेकिन यहां पर है M13 वाला बैक्टीरियोफेज। M13 फेज जो है ना वो वाला यहां पर इस्तेमाल किया, बस इतना सा अंतर है, इसलिए यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बाकी का कॉस्मिड भी प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का है, और फेजमिड भी प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के कॉम्बिनेशन से ही बनाया है, लेकिन दोनों में अंतर है। वहां पर जो फेजमिड है वो लैम्डा वाला है, यहां पर M13 वाला है। ठीक, इसको आप लोग याद रखें। चलो और देखो, एक है YAC, जिसको बोलते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ना, ये लार्ज साइज के डीएनए को इंसर्ट करने के लिए बनाया गया है। कैरी द लार्ज साइज ऑफ डीएनए इंसर्ट, ये लार्ज साइज के डीएनए इंसर्ट को कैरी कर सकता है। ठीक है, बेसिकली इंसानों के अंदर मान लीजिए ह्यूमन जो डीएनए वगैरह है उसको कैरी करना है तो उसको कर सकता है। इसमें बेसिकली जो इंसर्ट है वो 100 से लेकर के 3000 केबी तक है। डीएनए इंसर्ट का जो साइज है इसमें वो 100 से लेकर के 3000 केबी तक का ये अपन इंसर्ट इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक लिखो BAC, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एक ये है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको BAC कहा जाता है। यह भी लार्ज साइज के डीएनए के लिए है, यूज्ड फॉर द लार्ज साइज डीएनए। लार्ज साइज के डीएनए की क्लोनिंग अगर करना है तो उसके लिए अपन ये BAC का इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली डीएनए इंसर्ट का जो साइज है वो इससे छोटा है, ये ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें डीएनए इंसर्ट का साइज है 100 से लेकर के 300 केबी, 100 से लेकर के 300 केबी तक के बीच का यहाँ पर डीएनए इंसर्ट का साइज रहेगा। ठीक है, ई कोलाई के अंदर बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी लिख सकते हो आप इन ई कोलाई। क्लियर, ये आप लोग यहां पर याद रखना। चलो अब एक टॉपिक और देख लो इसमें, PCR, उसके बाद ये खत्म। PCR जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो सबसे पहला पॉइंट, PCR ये मशीन है एक, अगर आपने पहले कभी नाम नहीं सुना है तो एक बार इसका नाम जरूर सुना होगा, और वो है कोरोना के टाइम पर ज्यादातर जो सैंपलिंग होती थी कोरोना की, और कोरोना के बारे में पता लगाया था वो PCR से पता बहुत लगाते थे। PCR टेक्निक का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहला क्वेश्चन के इसको किसने इन्वेंट किया है, इसको इन्वेंट किया है कैरी मुलिस नाम के एक साइंटिस्ट ने। किसने किया है, कैरी मुलिस। कैरी मुलिस याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेट वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इससे, है सिंपल लेकिन पूछा गया है। और ये इन्वेंशन किया गया था 1983 में, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इन्हीं को फादर ऑफ PCR साइकिल कहते हैं, फादर ऑफ PCR साइकिल। PCR को इन्वेंट इन्होंने ही किया था। PCR जो है आपका, इसमें बेसिकली एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है, बेस्ड ऑन अ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, ये काफी ज्यादा हीट टॉलरेंट है, नॉर्मल एंजाइम नहीं है ये कि हमारे अंदर और बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है ना, ये काफी ज्यादा हीट टॉलरेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं टैक पॉलीमरेज। इसको लगा दो IMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि टैक पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये बेसिकली
कहाँ इस्तेमाल होता है? तो ये आर्टिफिशियली इस्तेमाल किया जाता है पीसीआर के अंदर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली पीसीआर में क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक छोटा सा सैंपल है और हमको उसकी मिलियंस ऑफ कॉपी बनानी है, तो पीसीआर में आप बना सकते हो। पीसीआर कुल मिलाकर के एक ऐसी टेक्निक है दैट क्लोन दी मल्टीपल कॉपी वहां पर जीन की बना सकती है। जो भी जीन है या जो भी डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज, मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है बनाई जा सकती हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, इन विट्रो में बनाई जाती है। ध्यान रखना, ये भी क्या है, एक इन विट्रो टेक्निक है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं बन रही है, एक बाहर बन रही है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप यहां पर ढेर सारी कॉपी बना सकते हो, बहुत सारे जीन को यहां पर उसकी मल्टीपल क्लोनिंग कर सकते हो, ये काम यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि इसकी टैक पॉलीमरेज ये एक बैक्टीरिया से लिया जाता है। इससे भी क्वेश्चन आता है कि ये टॉक पॉलीमरेज जो है वो किस बैक्टीरिया से लिया जाता है, तो यहां पर बैक्टीरिया का नाम है थर्मस इन एक्वाटिकस। ये एक बैक्टीरिया है, इसको आप लोग याद रखना। क्या है? थर्मस एक्वाटिकस है कि इनएक्वाटिकस है? एक्वाटिकस ही है, इनएक्वाटिकस नहीं है। थर्मस एक्वाटिकस है, थर्मस एक्वाटिकस। देखना जरा, कंफर्म करो, थर्मस इन एक्वाटिकस है कि एक्वाटिकस है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। यही है, एक्वाटिकस है। आप मुझे कमेंट में बताना कि हाँ सही है गलत है। वैसे तो सही है, थर्मस थर्मस एक्वाटिकस ही है। थर्मस एक्वाटिकस नाम का एक बैक्टीरिया है, उससे ये पॉलीमरेज एंजाइम लिया गया है। ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर? ये पॉलीमरेज जो एंजाइम है ना, ये बहुत ही ज्यादा हीट टॉलरेंट है, वेरी हीट टॉलरेंट। ऐसा कितना हीट टॉलरेंट है? ये बेसिकली 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी टॉलरेट कर जाता है। 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ये एक्टिव रहता है, मोस्ट एक्टिव रहता है। बाकी का ये हीट तो भाई बहुत ज्यादा हो जाता है, 90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आप सोचो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ना, एट दिस टेम्परेचर, ये जो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, इस पर हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है और जो बैक्टीरिया है उनका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सब इनएक्टिव हो जाएंगे, बेकार हो जाते हैं। वो सब की सब क्या होंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। यानी कि अगर अभी अगर इस एनवायरनमेंट में 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया जाए ना, तो हम सब इंसान वगैरह सब मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम करना बंद कर देगा, सब की सब इनएक्टिवेट हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। और जबकि इस बैक्टीरिया का जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 70 डिग्री सेल्सियस तक भी एक्टिव रहता है। तो यहां पर होता क्या है, जरा उसको देखो। जो बेसिक स्टेप्स है पीसीआर की, जिसको हम लोग पीसीआर साइकिल भी बोलते हैं, उसमें बेसिकली 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो होगा डीनेचुरेशन। ये आप लोग याद रखना, डीनेचुरेशन होता है हाई टेम्परेचर पर। यहां पर उस मशीन के अंदर टेम्परेचर किया जाता है लगभग 96 डिग्री सेल्सियस, 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो डबल हेलिक्स डीएनए होता है वो आपका डीनेचुरेट हो जाता है। डबल हेलिक्स जो होती है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है ना, वो सेपरेट हो जाते हैं, उनका डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचर इसका मतलब हो गया, इट मींस बोथ स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो टूट जाते हैं, एंड प्रोड्यूसेस सिंगल स्ट्रैंडेड, और वहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वहां पर क्रिएट हो जाता है। यानी कि अगर डीएनए ऐसा है, ऐसे जुड़ा हुआ है डीएनए, तो वो टूट करके ऐसे सिंगल डीएनए में बदल जाएगा, ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में बदल जाएगा इस स्टेप पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। उसके बाद होती है फिर एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है, भी रिएक्शन को थोड़ा सा ठंडा किया जाता है। यहां पर होती है लगभग 55 से लेकर के 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, आरएनए प्राइमर जो है ना वो जुड़ता है, आरएनए प्राइमर ऐड टू दी टेम्पलेट्स।
यानी कि जो टेम्पलेट डीएनए, यानी कि अब ये टेम्पलेट डीएनए भाई जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है वही है जैसे। अब ये क्या है, ये डीएनए टेम्पलेट्स हैं, एक डीएनए टेम्पलेट ये हो गई, एक डीएनए टेम्पलेट ये हो गई, इन्हीं को देख देख करके अब नई डीएनए बनेगी। ये डीएनए टेम्पलेट्स हैं, तो इन डीएनए टेम्पलेट्स पर आरएनए प्राइमर जो है वो जाकर के बाइंड हो जाता है ये सिंगल स्टैंडर्ड पर। और फिर तीसरी साइकिल होती है यहाँ पर एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन के अंदर टेम्परेचर फिर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर जाता है लगभग 72 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर टैक पॉलीमरेज एंजाइम आकर के काम करता है, यहाँ पर टैक पॉलीमरेज सॉरी एंजाइम वर्क, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये वही ऐड करेगा, यहाँ पर वही जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको ऐड करता है। कहने का मतलब ये पॉलीमराइज करता है, सिंथेसाइज करता है। ये एक प्रकार का भाई ये वही तो है, ये एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है। इट इज अ टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ना, ये वही है जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम काम कर रहा था, ये वही है। बस फर्क इतना है कि ये हाई टेम्परेचर पर काम कर जाता है, बस इतना अंतर है। तो ये क्या करेगा, ये सिंथेसाइज कर देगा, synthesize the new strands over the template strand। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर ये काम कर देगा, ये हो जाएगा। फिर यही साइकिल रिपीट होगी। अब यहां पर देखो ये बन जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा भाई, ऐसा हो जाएगा कि पहले ये था सिंगल, पहले डीनेचुरेशन हुआ, ये अलग अलग हो गए, ये अलग अलग हो गए। ये तो हो गया क्या, डीनेचुरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुई, यहाँ पर भाई एनिलिंग होगी, जो आरएनए प्राइमर था वो आकर के जुड़ जाएगा, ये आरएनए प्राइमर यहाँ पर आकर के जुड़ गया, ये दूसरी स्टेप हो गई एनिलिंग। फिर यहाँ पर जो टैक पॉलीमरेज आएगा वो आकर के यहाँ पर एक नई स्ट्रैंड बना देगा, वो यहाँ पर ये आकर के नई स्ट्रैंड बना देगा। ये बनती है टैक पॉलीमरेज से। ये तीसरी स्टेप हो गई जिसको बोलते हैं अपन एक्सटेंशन। अब यहां पर देखो तो ये दो डीएनए बन गए, एक ये एक ये। अब वापस से फिर से इनका डीनेचुरेशन होगा, फिर वही आपका एनिलिंग होगी, फिर एक्सटेंशन होगा। यही प्रोसेस यहां पर कंटिन्यूअस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और ढेर सारी मल्टीपल कॉपीज जो है वो बन जाती है। इसी को कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर, ये आप लोग याद रखिएगा, ये बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बहुत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके यहां से आ जाएंगे। अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। मिलते हैं फिर एक और नई मैराथन क्लास में। जय हिंद, जय भारत।